आपने जो वो एक्सपेक्टेड पेपर बनाना होता है वो आप हम्म। थोड़ा पहले बना लोगे, एक दिन पहले, कि फिर हम तैयारी कर लें? यार एक्सपेक्टेड पेपर जो है ना वो तकरीबन अभी क्या दे रहे हैं, 31 है ना, तुम लोग को मिल जाएगा। तुम लोग का पेपर कब है, कौन से दिन? फ्राइडे को, नहीं सॉरी, ट्यूसडे। थर्सडे बोले तो कमिंग वाला? जी। अरे कसम 5 से। को शायद। 5 थर्सडे पड़ रहा होगा मेरे ख्याल। अबे डे बताओ, डे। मेरे को भी फ्राइडे थर्सडे फाइव। थर्सडे। थर्सडे पड़ रहा है, थर्सडे। अच्छा जी, थर्सडे ये आ गया, सही हो गया। थर्सडे को तो एक काम करते हैं ना, कल जाना है। आज संडे लगा हुआ है या सैटरडे? आज सैटरडे है ना आज, हाँ। सैटरडे आज। सैटरडे है कल। कल का थोड़ा सा ना बकरे बकरे का हिसाब किताब है, परसों गाय का हिसाब किताब है। ट्यूसडे के दिन बैठ के करेंगे माशाल्लाह सेटिंग। माशा। है चलें ना? सर, चलें सर, आज चलें। आज अबे यार आज टेंशन हो गई ना यार, सुबह से नेट ही नहीं चल रहा था, क्लास ऊपर की नीचे हो गई। अभी अभी कल बात का सीन है नहीं, बकरे का। कुर्बानी भाई बाजू में। अच्छा। शबाद। अबे नहीं यार, तुम लोग को छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। करते हैं ना कल। कल इंशाल्लाह बकरे का सेटअप है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह गाय का सेटअप है, पीर वीर के दिन गाय से निपटाना है। और फिर उसके बाद जो है ना बना लेंगे, मंगल मंगल को बना लेंगे, या अगर कल टाइम मिलेगा कल ही खींच देंगे, सही है। सर जानवर की पिक्चर भेजना ग्रुप। ऑन सीन है, ऑन सीन है, एक तो मैं। अच्छा नहीं, छोड़ो छोड़ो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी उसमें। ओके तो तुम साला सब टाइटल समझ रहे हो तुम्हें, अंदर की बात है, ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है तुम्हारा। ओके, आ जाओ भाई, करते हैं, शुरू करते हैं। सो अच्छा, बाय द वे, मई जून 2013 है, वेरिएंट 13, सही है। ओके। सो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ रिकॉर्ड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। एक वैल्यू होनी चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए, सही है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यूनिट इन द बेस क्वांटिटी, एसआई यूनिट। अच्छा जनाब। और एसआई इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू सर फॉर द तीसरा वाला क्वांटिटी। अच्छा लग रहा है। सी अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया। हाँ। अच्छा जनाब आ जाओ। तुमसे कह रहा है व्हाट इज द ओम एक्सप्रेस्ड इन द एसआई बेस यूनिट, सही है। थोड़ी सी बदतमीजी है, थोड़ी सी बदतमीजी है, सही है। बाय द वे ओम्स बेसिकली होता है वोल्ट्स ओवर करंट, राइट? बे यार। सर डी वाला होगा। सर डी पहले डी। का डी नहीं हो सकता? अ यूनिट एक्सप्रेस्ड इन द बेस यूनिट, बेस यूनिट के अंदर जरूरी नहीं है ना, न्यूटन बेस यूनिट तो नहीं है, लेकिन आप न्यूटन लिखते हो, राइट? और वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब न्यूटन जो है फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। और आप उसका यूनिट लिखते हो न्यूटन, और वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जो कि आप मेजर कर सको, राइट? इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बेस है या ड्राइव है, समझ रहे हो? जी सर ठीक। सही हो गया, अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना बेस क्वांटिटी चाहिए, ऐसा ही बेस यूनिट, तो वोल्ट्स डिवाइडेड बाय करंट, ओके, इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तुम्हें पता है करंट एम्पेयर के अंदर होता है, वोल्ट के लिए तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा। वोल्टेज तुम्हारे पास होता है एनर्जी ओवर चार्ज, राइट? एनर्जी तुम्हारे पास होती है केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू। चार्ज तुम्हारे पास होता है एएस की फॉर्म में, क्यू क्यू इक्वल्स टू आई टी। और एनर्जी के लिए तुम वर्क डन ले सकते हो, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, सही है। सो ये मेरे पास हो गया वोल्टेज, राइट? और करंट को एक के लिए अगर तुम डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय ए एस टाइम्स ए, राइट? ये वाला करंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, राइट? सो इसको इंसान बना दो थोड़ा सा। केजी ए बन रहा। मीटर स्क्वायर, सही है, सेकेंड नेगेटिव थ्री और ए नेगेटिव टू, सही है। ए बन गया, परफेक्ट हो गया। आगे आ जाओ भाई। A desk has a two width of 50 centimeters. Two students X and Y measure the width of the desk. Student X uses a tape measure. Tape measure record the value. सही है. And student Y uses a meter rule to record the value of the width. Okay, तुम देख रहे हो? लीस्ट काउंट देख रहे हो? दोनों का फर्क आ रहा है. सही हो गया. अच्छा जी। सो जिसका लीज काउंट कम होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, एक्यूरेसी इस पे डिपेंड नहीं करती, राइट? ये वाला इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है, राइट? ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सही। और ये जो है लेस प्रिसाइज है, ऊपर वाला, सही है क्या? विच स्टेटमेंट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एक्स इज करेक्ट? स्टूडेंट एक्स, सही है। आपको कह रहा है इट इज लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। लेस एक्यूरेट, प्रिसाइज तो लेस है, एक्यूरेट एक्यूरेसी
नहीं, एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि अगर तुम इसकी वैल्यू देखो, सो 59.5 आ रही है, विच इज लाइक 0.5 अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, राइट। और अगर इसकी वैल्यू देखो, सो ये जो है 1.4 अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, राइट। सो इसका मतलब है कि दिस वन विल गोइंग टू बी एक्यूरेट and this one will going to be less accurate, okay, but this one will going to be less precise, and this one will going to be more precise, okay। So accurate and लेस प्रिसाइज, सही है। एंड देन ये लेस एक्यूरेट बट प्रिसाइज, राइट, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इट इज अ लेस एक्यूरेट नहीं है, इट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, उल्टा है, इट इज मोर एक्यूरेट, बट लेस प्रिसाइज देन वाई, सही है। सो ये डी ऑप्शन मुझे को सही लग रहा है, सही है। चलो जी, आगे आ जाते सर वो आपने एक्स का लिखा लेस एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज में, हैं। एक्स का मैंने उल्टा लिखा नहीं? है एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज, एक्स का मैंने लिखा है एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज, सही है। ओ, वो मैं एक्स और वाई के बीच में उल्टा कर दिया। सही हो गया, कोई बात नहीं। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं वेक्टर तुम्हें दिए हुए हैं, सही है, वेक्टर डायग्राम तुम्हें दिए हुए हैं, ड्रॉन टू स्केल है, ओके। अच्छा जी, आपको कह रहा है कि भाई एक्स और वाई है, सही है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, सही है। जेड को इंसान बनाओ, जरा सब्जेक्ट बनाओ जेड को, तुम्हारे पास बन जाएगा जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, सही हो गया। तो वाई की डायरेक्शन सेम रखनी है, एक्स की डायरेक्शन चेंज कर दो, सही है। वाई की डायरेक्शन सेम रखो, सही, एक्स की डायरेक्शन ऊपर है, नेगेटिव एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, सही है। नेगेटिव एक्स जो है तुम्हें ऐसे दिखेगा, नेगेटिव एक्स, राइट। और हेड टू टेल रूल लगा लो, नेगेटिव एक्स तुमने उठा के यहाँ लगा दिया, सही है। सो ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, इनका रिजल्टेंट जो है वो इधर को बनना चाहिए, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट यानी जेड, सही है। देख लो भाई, कहाँ पे बन रहा है जेड, मेरे ख्याल ये से बन ए बन रहा है ना, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं विच इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। देखो, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बाकी जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट दे रिलेट एक्सेलरेशन विद अदर क्वांटिटीज, बट दे डिड नॉट और दे डू नॉट डिफाइन द एक्सेलरेशन, राइट, प्लीज कीप इन माइंड दैट, ओके। सो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन है। एक्सेलरेशन सिर्फ हम इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, दिस थिंग वेल डिफाइंस द एक्सेलरेशन। बाकी जितनी भी इक्वेशन है, दे आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, बट दे डिड नॉट और दे आर नॉट डिफाइनिंग द एक्सेलरेशन, सही है। आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है, सही। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो विद यूनिफॉर्म with a uniform velocity horizontally and the uniform acceleration vertically, सही है। ये बदतमीजी में समझ में आ रही है। उसने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्टिकली। प्रोजेक्टाइल मोशन का तुम्हें हिंट आ रहा है, प्रोजेक्टाइल जी मोशन हिंट मिल जी। रहा है, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है अगर प्रोजेक्टाइल होता है तो प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.81 यूनिफॉर्म होती है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होती है, राइट। अच्छा जी, तुमसे क्या कह रहा है, विच ग्राफ shows showing the variation with time t of the displacement of the object from its initial position is correct, सही हो गया। अच्छा देखो, कुछ चीजें ना तुम इसकी याद कर लो, उसके बाद इसके ग्राफ पे चले आएंगे। देखो, अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ आता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का, सही है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ, आपने स्टार्ट एक ही पॉइंट से किया, एंड भी उसी पॉइंट पे आप कर रहे हो, राइट। तो अगर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया, राइट। ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी टाइम के इंक्रीज होने के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा, सही हो गया। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह के सिमेट्रिकल मोशन की, सिमेट्रिकल मोशन में उसको कह रहा हूँ कि जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी एक पॉइंट पे एंड हो रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप हाफ करोगे तो टाइम इधर उधर चला जाएगा, राइट। आधा टाइम पीछे को आएगा, आधा टाइम आगे को आएगा, राइट। सो वर्टिकल मोशन जो होगा ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, सही। ये रट्टे वाली चीज है, सही हो गया, ये रट्टे वाली चीज है, सही हो गया। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर तुम वेलोसिटी के लिए बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसी ग्राफ पे वेलोसिटी बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें इस तरह से दिखेगी, सही है। और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो तुम्हें इस तरह से दिखेगी, राइट। ये रेड वाले ग्राफ जो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, सही हो गया।
अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी बना रहे हो तो इस तरह से दिखेगी। और अगर प्रोजेक्टाइल के अंदर रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रहे हो, राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कंबाइंड वेलोसिटी, राइट, तो ग्राफ तुम्हें जो है ना इस तरह से दिखेगा, यूं इस तरह से दिखेगा। सही हो गया, कर्व बनेगा, सही, जीरो को हिट नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, राइट, सो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट, जो कि तुम्हारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों की मिला के, ओके। और एक्सेलरेशन का तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन में जीरो होती है, यहाँ पे बनेगा। और वर्टिकल मोशन में पहले नेगेटिव में होगी, जब ऊपर जा रहा होगा फिर पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ग्राफ इस तरह से बनेंगे, राइट। ये तुम्हें ग्राफ ध्यान में होने चाहिए। खैर आ जाओ अब देख लेते हैं। सर हाँ भाई बोल। ऊपर वाले में आप ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का आपने जो वेलोसिटी वाला और ये जो रिजल्टेंट, ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो सीन ये होता है कि इनके पास जो है ना, एक सेकंड में बना के दिखा रहा था, सही है। ये आ गया एक ग्राफ, ये आ गया एक ग्राफ, ये आ गया एक ग्राफ, ये आ गया, सही है। एक ग्राफ ये आ गया, और एक ग्राफ ये आ गया, और एक ग्राफ ये आ गया, सही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सुन लो जरा। देखो अगर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, सही है, हॉरिजॉन्टल, सही है, ये सारा पूरा हॉरिजॉन्टल का है, सही है। ये अबे मेट ही नहीं रहा बदबख्त। सो ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, राइट, वर्टिकल, ओके। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला तुम इस्तेमाल करोगे, सिंपल सी चीज बन जाएगी, राइट। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो तुम्हारे पास जो है वो इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा, सही हो गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सही। क्योंकि तुम जब जैसे जहाँ जहाँ तक जा रहे हो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सही। और बाकी बस एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि नहीं, हॉरिजॉन्टल वो कांस्टेंट ही रहेगी, सही है। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो जीरो होगी, सही है, वो जीरो होगी, यहाँ पे बन जाएगा, सही हो गया। ये तीन ग्राफ हो गए। अच्छा, वर्टिकल के लिए अगर तुम्हारे पास है, सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखो तुम्हारे पास इस तरह से बनती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सही है। ऑब्जेक्ट जब तुमने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट तुमने थ्रो किया टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, वो अपनी मैक्स साइड पे गया, मैक्स साइड पे गया, सही है, और फिर मैक्स साइड से वापसी नीचे आ गया, सही है, और यहाँ पे जो है ना उसका टाइम भी बढ़ा था, सही है, तो ये आपके पास हो गया, सही है। एंड उसके बाद जो है अगर तुम वर्टिकल वेलोसिटी के लिए बना रहे हो, अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारे पास होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे ना इसको ग्राफ ऐसे चल नहीं पाएगा। अच्छा एक सेकंड दूसरा, सही है। अगर तुम्हारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है, राइट, सो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे पास ऐसे आएगी, सही है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुमने लॉन्च किया है, तो दिस इज द मैक्सिमम इनिशियल मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा मैक्स हाइट को रेफर कर रहा है, राइट, मैक्स हाइट रेफर कर रहा है, राइट। और ये वाला पॉइंट तुम्हारा मैक्स हाइट रेफर कर रहा है, मैक्स हाइट रेफर कर रहा है, ओके, सही हो गया। और ये जो टाइम है, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, राइट, ये तुम्हारे पास है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी, सही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, सॉरी माय बैड, वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी उसको भी सर देख लो। जी भाई। ये सारा नेग्लिजिबल एयर हाँ रेजिस्टेंस जी में हाँ ना? जी, वो लिखने लगा हूँ मैं, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन का ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे से बनेगा, सही है। यहाँ पे जो है वो मैक्स हाइट रीच किया, और फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट, 9.81 यहाँ पे भी होगा, नेगेटिव 9.81 ये ऊपर जाते हुए, राइट, पॉजिटिव 9.81 नीचे आते हुए, राइट। तो ये अप का है, ये डाउन। सर एक्सेलरेशन जीरो भी होती हैं आप? एक्सेलरेशन बेसिकली ये जीरो हो नहीं सकते, अगर तुम देखो वो तो फिर सेंस खराब हो जाएगा ना, लेकिन हम सिर्फ ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए ये वाली लाइन बनाते हैं, सही है, समझ रहे हो, ठीक है वरना सर। जस्ट आप ये यहाँ तक रहेगा फिर ये यहाँ तक रहेगा, सही है। तो ये इस तरह से होता है, सही है। अच्छा जी, और अगर तुम वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे पास इस तरह से बनती है उसका ग्राफ, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को कंबाइन करके बनाओगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हें तो इस तरह से दिख रही होगी, सही हो गया। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पे जो होगी ना ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगी, राइट। सो ये होगी वेलोसिटी एट मैक्स हाइट, मैक्स हाइट, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, चलो
ये बात हो गई। अच्छा, इस इन तमाम ग्राफ के लिए इन तमाम ग्राफ को जो मैंने बनाया है इसके लिए मैंने मोशन कौन सा कंसिडर किया है, इसको भी ध्यान में रखना। मेरा मोशन ये है, मेरा मोशन जो है ना, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉन्च किया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके लैंड हुआ है, ये वाला मोशन है स्पेसिफिक। अगर कोई और मोशन होगा तो उसके हिसाब से ग्राफ चेंज हो जाएगा, राइट। दिस इज द मोशन। मैंने इसको जो है इस वेलोसिटी से लॉन्च किया, सही है। इस वेलोसिटी से मैंने इसको लॉन्च किया, ओके। और ये मैक्स हाइट रीच कर रहा है, ये मैक्स हाइट है, सही है, मैक्स हाइट है, सही हो गया। और टोटल टाइम जो है वो कैपिटल टी का है, सही हो गया। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट होगा, सही है, यानी अगर तुम्हारे पास, तुमने देखा होगा कि अक्सर तुम मैक्सिमम हाइट से यूं छोड़ रहे होते हो, उसके लिए ग्राफ अलग बनेगा, सही है। कभी तुम यूं कर रहे होते हो कि मैक्स हाइट से छोड़ दो और यहाँ कहीं ऊपर जाके ड्रॉप होता है, उसका ग्राफ अलग बनेगा, ओके। सही हो गया ना। तो बस ये पहले तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, उनके ग्राफ में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, राइट। लेकिन ये मेन बेसिक सेंस ये तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ है, और इन इन तमाम के अंदर जो कंडीशन है वो हमारे पास है, नो एयर रेजिस्टेंस, राइट। या आप कह लोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। ये कंडीशन है, सही, ये कंडीशन है, सही हो गया। समझ गए भाई। चलो जी, आ जाओ अब देख लेते हैं कि अच्छा, और प्लीज ये भी याद रखना कि ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं इसके ना, ये उनमें से है, सही हो गया। कभी कभार ना वो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ में से दे देते हैं, सही है, मतलब जो इनमें से मैच नहीं कर रहा होता, सही हो गया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ में से आप इनको जहन में रख के बनाओगे, जो कि स्टैंडर्ड ग्राफ में मेरे पास है। यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये स्टैंडर्ड होता है, राइट। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्राफ अलग हो जाएगा कुछ, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, सही हो गया। खैर, आज अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ग्राफ शो द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब देखो, इसने कहा हुआ है डिस्प्लेसमेंट जनरल कहा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बट क्वेश्चन के अंदर जो है वो तुम्हें स्पेसिफाई करके दे रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। अच्छा जी, अब देख लेते हैं भाई क्या हिसाब किताब है। अच्छा, तुमने यहाँ पे जो छोड़ा है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को तुमने रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज किया है, मोशन कौन सा है? अबे चमाट पड़ेगा, बगैर मोशन समझे ऐसे बता रहा है, बी थोड़ी होगा। बगैर मोशन के गैस किए नहीं बता सकते हो आप। देखो मोशन इसके अंदर कौन सा है, उसने आपको बोला कि तुम्हारे पास जो है ना, an ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। अगर तुम ये वाला मोशन कंसीडर कर रहे हो तो तुम इसको ऊपर फेंकोगे तो रेस्ट से तो नहीं जा सकता, राइट। सही हो गया। तो मूव फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है वो ये वाला ग्राफ ले रहा है, वो ये वाला मोशन ले रहा है, यहां से आधा मोशन ले रहा है इसका, ये मोशन ले रहा है ये वाला, सही हो गया, ये वाला मोशन ले रहा है आपको, सही हो गया, सही है। तो उसने जो है इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही हो गया। तो वो ये वाला मोशन है, सही, आधा आधा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, अगर आधा प्रोजेक्टाइल मोशन है तो आधे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इसका ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? ये तो सेम दिखेगा, सही है। इसकी बस टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब अगर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 सेकंड के अंदर है तो आधा 1 सेकंड का तक का दिखेगा तुम्हें, राइट। इसके अंदर भी टाइम आधा हो जाएगा, सही, इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अब इसका ग्राफ जो है वो आधा हो जाएगा अगर तुमने नीचे से, अगर तुमने यहां से ड्रॉप किया मैक्सिमम हाइट तक आए हो तो तुम्हें सिर्फ ये वाला ग्राफ दिखेगा, सही है। और अगर तुम जो है यहाँ से नीचे आए हो, सही है, अगर तुमने जो है ना यहाँ से ड्रॉप किया वो नीचे आ रहे हो तो तुम्हारे पास इस तरह का ग्राफ दिख जाएगा, सही है। और ये वाला जो होगा वेलोसिटी वाला, वो तुम्हें जो है मैक्स हाइट पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी तो तुम्हें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, सही है। और एक्सीलरेशन वाले ग्राफ में जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा। अब देखते हैं कि इसमें अप्लाई कौन सा हो रहा है। पहले अप्लाई देख लो कौन सा हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा देखो, हॉरिजॉन्टल वाला तो होना चाहिए कांस्टेंट, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वाले में दोनों में ग्राफ अगर ऐसा होता तो एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि स्पीड, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि यूनिफॉर्म वर्टिकल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो तुम्हें पता चल गया एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ओके। तो खैर बी या डी में से कोई हो सकता है। अब देख लेते हैं भाई बी और डी को, सही है। अगर हम बी को देखें, सो बी के हिसाब से जो इसका ग्रेडियंट होगा वो तुम्हें बताएगा वेलोसिटी, सही है, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, सही हो गया। देखो मोशन हमारे पास ये है, ओके, मोशन हमारे पास ये है। मोशन के अंदर ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड खींचती है, तो जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा वैसे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, ओके। सेंस बन रहा है ना। जैसे जैसे वो आगे जाएगा नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी 9.81 पॉजिटिव में है, ओके। बी को अगर तुम वो करते हो, पिक करते हो, तो बी के अंदर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव में 9.81 है, राइट। सो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये गलत हो गया,
डी देख लो, डी के अंदर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, कर्व है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब उसको तुम दोबारा से, मतलब तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर एक दफा इंटीग्रेट करोगे तो तुम वेलोसिटी भी पहुंच जाओगे, राइट, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट जो होता है वो वेलोसिटी बताता है, और ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंशिएशन। सही, तो तुम जब एक कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट बन जाता है, राइट। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? यस प्लीज बोलो। जी सर, क्लियर हो गया। चलो परफेक्ट हो गया, आ जाओ भाई। ये देखो, ये रिपीट हो रहा है, अभी पिछले वाले पेपरों में हमने ये किया था, है ना, रिमेम्बर? 2022 या 23 के अंदर या 21 के अंदर हमने ये किया है। सही है। आई विश कि तुम्हें याद होगा, इसकी पूरी डेरिवेशन भी मैंने करके बताई थी। सही है। और मैं अब यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, आई विश तुम्हें याद होना चाहिए। सो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू रो जी, सॉरी, रो ए वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सही है। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला था? थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम से। सही है। फिर चेंज इन मोमेंटम को हमने ले लिया था मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम से। सही है। मास को हमने रिप्लेस कर दिया था डेंसिटी से। सही है। और वेलोसिटी को हमने ऐसे ही रहने दिया था, चेंज इन टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया था। हमने कहा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो डी ओवर टी से, डी ओवर वी से हमने रिप्लेस कर दिया था। फिर वी स्क्वायर, वी ऊपर जाके वी स्क्वायर हो जाता है, और डेंसिटी यहाँ पे आ जाती है। अगर तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है तो भाई पीछे कोई पेपर हमने किया था, कोई याद, किसी को याद है कौन से पेपर में किया था? 2022 के, 21 में, एनीबडी? आई थिंक के 20 में था शायद। अगर किसी को याद है फाइन, वरना मैं देख लेता हूँ और देख के बता दूंगा। सही है। बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ये सारी चीजें रखो, आंसर निकल आएगा। सही है। तुम्हें मैंने ट्रिक बता रखी थी, ट्रिक बता रखी थी, सही है, कि अगर तुम्हें जो है ना फोर्स के साथ, अगर तुम्हें फोर्स के साथ वो डेंसिटी वेंसिटी दे दे, सही है, फोर्स के साथ डेंसिटी दे दे भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा देना आंख बंद करके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सही है। फोर्स के साथ अगर डेंसिटी होती है ना, दो फार्मूले लगते हैं, या तो अपथ्रस्ट का फार्मूला लगेगा, या तो फिर जो है ना ये वाला फार्मूला लगेगा। सही है। तो अगर तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स और इन सब, अगर इसके अंदर कोई अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है, राइट, क्योंकि कोई लिक्विड विक्विड है नहीं आपके पास जो अपथ्रस्ट जनरेट करे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। सही है। डेंसिटी लगा दो 900 की। सही है। एंड स्पीड लगा दो 2.5 स्क्वायर कर दो, राइट। मीटर तुम्हारे पास है, एरिया तुम्हारे पास है 0.4, 0.4 मिलीमीटर है, सो एक्सपोनेंट -3 कर दो, और मिलीमीटर का स्क्वायर है तो -6 हो जाएगा। सही हो गया। ये कर दो। सही है। ये देखो, ये हमने एक होल के लिए किया है। सही है। हमने ये किसके लिए किया है? एक होल के लिए किया है। सही है। एंड वी हैव हाउ मेनी होल्स? 400 होल्स हैं। सो जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 400, राइट, यू विल गेट द आंसर। सही है। 0.9। सही है, इसका आंसर ये आता है। ओके, आगे आ जाओ। टाइट क्वेश्चन आ गया भाई, ये टाइट क्वेश्चन यार, ये मैं चाहूंगा सब बताओ यार, ये मैं चाहूंगा सब बताओ, देखते हैं किसका किसका वो होगा। सही है भाई, कमेंट कर देना प्लीज, आंसर कमेंट कर देना जल्दी 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 जल्दी। ओके। विच डायग्राम शोज, बताना नहीं, मुंह से नहीं बोलना, आंसर कमेंट कर देना। ओके। विच डायग्राम illustrate a pair of the forces of equal magnitude, each diagram, okay fine, which diagram gives an example of the Newton's third law वाली? okay, अरे यार सबको आता है यार, शिट शिट। अच्छा, ईशा कुछ नहीं बोलेगी, गुलमीना, युसरा, एंड और कौन है? रुबायत भाई। वजी क्या कर रहा है भाई? सो गया है? रुबायत सेज ओके। एंड अच्छा, अरे यार युसरा बेचारी कंफ्यूज ही है। ओके गुड है। सही है, सही है, सही है, सही है। ओके। हाय हाय, सबको आता है यार, बेइज्जती हो गई मेरी यार, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ के आए हो। अच्छा, तो भाई इसका आंसर बी होने वाला है। सही है। इसका आंसर बी होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूटन थर्ड लॉ की 5 कंडीशन होती हैं। सही है। दो बॉडी होनी चाहिए, एक बॉडी पे काम नहीं चलेगा। सही है। तो ऑप्शन ए के अंदर एक ही बॉडी है, ऑप्शन डी के अंदर भी एक ही बॉडी है, सो दो बॉडी होनी चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। सही है। और ऑप्शन सी के अंदर भी एक ही बॉडी है बाय द वे, राइट, जो फोर्स लग रही है वो एक ही बॉडी पे फोर्स लग रही है, राइट, एक ही ब्लॉक पे दो अलग अलग फोर्स लग रही है, तो ये तीनों इसी वजह से कैंसिल हो रहे हैं, राइट। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन होती है, जो पहली पहली तो कंडीशन है टू बॉडी होनी चाहिए, और फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई जो टाइप ऑफ फोर्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, ये यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लग रही है, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, टाइप अलग अलग है। सही है। यहाँ पे लिफ्ट फोर्स लग रही है, यहाँ पे वेट है, टाइप अलग अलग है। यहाँ पे सपोर्ट वाली फोर्स लग रही है, यहाँ पे वेट है, कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट है, राइट, टाइप अलग अलग है। ये भी कंडीशन गलत हो गई, राइट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, अगरचे सबके अंदर ट्रू है, बट न्यूटन थर्ड लॉ सिर्फ इनमें से नहीं होता। और पांचवी कंडीशन ये होती है कि भाई आपके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगनी चाहिए। ओके।
तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर आप एक फोर्स को रिमूव करो तो दूसरी खुद ही खुद रिमूव हो जाए, राइट? अगर आप यहाँ से इसकी रेजिस्टिव फोर्स हटाओगे, सही है, ड्राइविंग फोर्स खत्म नहीं हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स तो इंजन की वजह से आ रही है, राइट? ड्राइविंग फोर्स का तो एयर रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप सपोर्ट के लिए, अगर आप जो है ना वो इसको लिफ्ट कर लोगे, सही है, समवॉट, तो सपोर्ट ग्राउंड के साथ खत्म हो जाएगी लेकिन वेट तब भी रहेगा, सही है। इसी तरह से अगर आप जहाज को नीचे लैंड कर दोगे तो लिफ्ट फोर्स खत्म हो जाएगी लेकिन वेट तब भी रहेगा, सही। लेकिन पहले ये बी के अंदर देखो, अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म कर दोगे तो मून पे जो अट्रैक्शन है अर्थ की वजह से वो भी खत्म हो जाएगी, राइट? और अगर आप मून को गायब कर दोगे, सही है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की वजह से और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वजह से, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट मींस दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, या सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सही है। खैर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि टू बॉल्स ऑफ एन आइडेंटिकल शेप एंड द साइज बट डिफरेंट masses आर फॉलिंग थ्रू द सेम लिक्विड। ओके, इन्होंने कहा कि भाई आइडेंटिकल शेप एंड साइज, सही है। अगर आइडेंटिकल शेप एंड साइज है तो अब थ्रस्ट तो सेम होना चाहिए, सही है। वेट अलग अलग हो सकता है, सही है, बट डिफरेंट मासेस है, वेट अलग अलग है, फॉलिंग थ्रू द सेम लिक्विड। अच्छा जी, सेम लिक्विड है तो सेम अपथ्रस आ रहा होगा, नहीं, सेम लिक्विड है, सेम शेप से अपथ्रस सेम आ रहा होगा, और ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स भी सेम आ रही होगी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो शेप पे डिपेंड करती है और लिक्विड पे डिपेंड करती है, वो दोनों सही है। सही है, मासेस डिफरेंट है, सिर्फ वेट डिफरेंट होने वाला है सबका, सही है। और अगर वेट डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से जो है ना उनकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी वो डिफरेंट होगी, सही है, क्योंकि आप लिक्विड के अंदर छोड़ो तो एयर रेजिस्टेंस होने वाली है उसके अंदर। विच स्टेटमेंट अबाउट द टू बॉल्स इज करेक्ट? ओके, तुमसे कह रहा है भाई द heavier ball has a larger acceleration than the lighter ball। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन तो डिक्रीज होंगी, क्योंकि तुमने लिक्विड के अंदर छोड़ा है, लिक्विड के अंदर जैसे ही तुम रिलीज करोगे तो वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने की करेगा, राइट? जो हैवियर बॉल होगी उसको ऑल्दो कम ज्यादा टाइम लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने के लिए, बट स्टिल उन दोनों की एक्सेलरेशन डिक्रीज होने लगेगी, राइट? अच्छा जी, the heavier ball has a smaller deceleration than the lighter ball. The heavier ball will have the smaller deceleration than the lighter ball। अच्छा, अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है द सम ऑफ द ड्रैग फोर्स, एक सेकेंड, ये भूल गया मैं। द सम ऑफ द ड्रैग फोर्स एंड द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल इज इक्वल टू इट्स वेट। ओके, ऑन ईच बॉल, तो इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी पे ही रीच हो रही है, टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रही है, क्योंकि उसने कहा दोनों बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे है, राइट? ड्रैग फोर्स एंड अपथ्रस्ट जो है ना उन दोनों का कॉम्बिनेशन अपवर्ड होगा, सही है, और जो वेट है वो डाउनवर्ड है, जिसका मतलब है दोनों बॉलें जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे, जब टर्मिनल वेलोसिटी पे तो एक्सेलरेशन तो दोनों की जीरो होने वाली है, सही है, एक्सेलरेशन दोनों की जीरो होने वाली है, सही है, और डिसेलेरेशन भी दोनों की जीरो होने वाली है, सही है। द हैवियर बॉल इज फॉलिंग एट द सेम स्पीड, नहीं, ऐसा नहीं होने वाली। तुम्हें पता है कि जो जिसकी डेंसिटी है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी होती है, और जिसका मास कम होता है उसकी लाइटर टर्मिनल वेलोसिटी होती है, हमने पिछले वाले पेपर में देखा था, ओके? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हैवियर बॉल इज फॉलिंग एट अ लार्जर स्पीड देन द, ये सही ऑप्शन है, सही है। तो चलो जी, आगे आ जाओ। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं perfectly elastic collision occur between the two objects x and y. The mass x is m and the mass y is 4m. Travel at a speed v before the collision and the speed 3v over 5 in the opposite direction after the collision. Object y is stationary before the collision. Find what is the kinetic energy? Find. सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करोगे, आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉ इस्तेमाल करोगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, सही हो गया। सो इनिशियल मोमेंटम इज एम वी, सही है, और ये जीरो है, सही, इनिशियल मोमेंटम आ गया एम वी, सही हो गया, और इसका हमें वेलोसिटी नहीं पता है, ओके? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुमसे कहते हैं बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर, सही है। सो एम वी, दिस इज द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, सही है। सो एम टाइम्स नेगेटिव 3v/5, राइट, प्लस 4m टाइम्स v डैश, ये हमें नहीं पता है, ओके? सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो जाएगा एम बी ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 mv/5 प्लस 4m v डैश, ओके? इसको इधर ले जाओ। सो एम वी प्लस 3 mv/5, ओके, इज इक्वल्स टू 4m v, सही हो गया। एम 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 कैंसिल कर दो, सही है। सो v प्लस 3v/5, 5 + 3 8v, 8v/5 इज इक्वल्स टू v डैश, ओके? तो ये हमें पता चल गई, इसकी स्पीड हमें पता चल गई है, ओके? सो इसकी स्पीड हमारे पास आ रही है 8v/5, सर वो ओके? डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा 4 रह गया, सॉरी, माय बैड, माय बैड।
अबे पेन क्यों नहीं चल रहा? सॉरी सॉरी। ये 4 रह गया, 4v डैश है, सही है। सो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। ओके, सो 2/5 v, फाइन, इज बेसिकली v डैश, सही हो गया। अच्छा जनाब, और ये हो गया। उसके बाद जो है, अगर तुम इसको सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई आफ्टर द कोलिजन, सही है। इन्होंने कहा है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, डिफरेंस मत निकाल देना, डिफरेंस जीरो आना चाहिए, सही है। सो हाफ एम इसके पास है 4m, सही है। v तुम्हारे पास है 2/5 का स्क्वायर, ओके। सो 1/2 इंटू 4m, अभी कैंसिलेशन नहीं करना क्योंकि इन्होंने आंसर बदतमीजी के फॉर्म में दिया हुआ है, सही है। 4/25 एंड देन यहाँ पे v भी है, ऊपर v मिस हो गया मुझसे, v² सही है। सिंप्लीफाई अगर करो, ये हो जाएगा 16 बन जाएगा न्यूमरेटर, 16 mv² डिवाइडेड बाय 50, ओके, क्योंकि 2 टाइम्स 25 करोगे, सही, सी बन रहा है, सही हो गया। भाई हाउ डिड यू गेट इट? ब्रो, लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन अप्लाई करो ना। रोहित, न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट पे, जो न्यूटन थर्ड लॉ होता है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ओके, दिस इज द सेम कंडीशन। आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। ब्रो, उसने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी पे है ना, उसने आपसे कहा है कि भाई ये टर्मिनल वेलोसिटी पे है, ये वाली जो लाइन है ये तुम्हें बता रही है कि भाई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे, राइट। जब टर्मिनल वेलोसिटी पे है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते कि एक एक्सप्रेशन हो नहीं सकती। अबे, वही तो भी समझा रहा हूँ। सॉल्व थोड़ी किया, अभी तो आपके सामने किया। 8v नहीं आ रहा भाई, 2v/5 आ रहा है। जो वेलोसिटी फाइनल आ रही है वो 2v/5 आ रही है। ए- सही हो गया ना, 8v तो पहले आ रही थी ना, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8v आएगी, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे 2v बन जाएगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा जी। what is not a requirement for the forces to act as a couple? दो फोर्सेस होनी चाहिए, सेंटर से लगनी चाहिए, और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है, सही है। अब देख लेते हैं क्या रिक्वायर्ड है। टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिक्वायर्ड, टू फोर्सेस एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट, थ्रू द सेम पॉइंट नहीं होता, बल्कि अलग अलग भी लग सकती है, एक यहाँ पे लग सकती है, एक यहाँ पे लगेगी, तो वो रिक्वायर्ड, सर ये वो सही है। टॉर्क की बात हो रही है ना यहाँ पे? टॉर्क कपिल, कपिल की, हाँ जी, टॉर्क कपिल के साथ वाला, सही हो गया। एंड ये ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, टू फोर्सेस कंबाइन टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट फोर्स, यस। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे पास दो फोर्सेस ऑपोजिट लग रही होती है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, और रिजल्टेंट मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, टॉर्क कभी भी जो है ना जीरो, टॉर्क ऑफ द कपिल कभी भी जीरो रिजल्टेंट मोमेंट जनरेट नहीं करता है, राइट। टू फोर्सेस हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, यस, ये भी होना चाहिए, सही है। सो दीज आर लाइक द थ्री, रेस्ट ऑफ द थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड एंड बी इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। अच्छा भाई, यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, इसका वेट जो है सेंटर में लगना चाहिए, 50 से इसका वेट भी आएगा, सही। इस पिवटेड एट 34, ओके, पिवट यहाँ पे हुआ है, सही है, तो इसका मतलब है सबसे पहले डिस्टेंस नाप लो, सही है। अगर वो 34 है, 34 से 50 तक जाओगे, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही है। और 34 से इधर को जाओगे, सही है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, राइट। तुम्हें हर डिस्टेंस जो है वो सेंटर से रिक्वायर, पिवट से रिक्वायर्ड होता है, राइट। The ruler balances when 64 gram mass is hung from the 4 centimeter mark. What is the mass of the ruler? Okay, fine, निकाल दो भाई। पिवट तुम्हारे पास ये जितनी भी फोर्सेस हैं सबको घुमा दो पिवट के अराउंड, सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना, दिस इज द वेट ऑफ द रूलर इज एक्टिंग फ्रॉम द 16 सेंटीमीटर मार्क, ओके, एंड 64 ग्राम। अच्छा देखो, उसने आंसर भी 60 ग्राम के अंदर मांगा है, सो आई एम नॉट कन्वर्टिंग, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे ना इसको वेट के अंदर, है, वेट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, सही है। इंटू 9.81 ओके, सही है। सो 64 इंटू 9.81 एंड टाइम्स इट बाय 30, राइट। 9.81 में मैं इसीलिए कन्वर्ट, अच्छा करूँ क्या, एक सेकंड एक सेकंड, वेट जो होता है वो हमारे पास मास टाइम जी होता है ना, मास टाइम जी होता है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, सही है। सो मास इज इक्वल टू 64 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 16, सही है, कर दो। 16 एकम 16, 16 चौक 64, एंड 4 चौके 120, ये आ जाएगा, सही है। तो तुम्हारे पास ये हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है।
तुमसे कह रहा है 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज मिक्स विद 0.5 मीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल. The density of the water is this much, the density of the alcohol is this much, the density of the mixture, the volume of the mixture is this much, what's the density of the mixture. तुम्हें तरीका मैंने समझा रखा था. सही है, तरीका मैंने समझा रखा था. थोड़ा सा तमीज से करोगे, थोड़ा सा टाइम लगा लोगे, कोई मसला नहीं हो जाएगा. सही है. तुम यहाँ पे ले लो भाई, अल्कोहल है तुम्हारे पास, अल्कोहल है. शराब तुम ले लो. सही है. शराब के साथ तुम उसमें मिला लो थोड़ा सा पानी. सही है, वरना बहुत हैवी हो जाती है. और ये मत बोलना भाई मैंने पिया हुआ है. सही है. शरीफ आदमी भाई, नमाज शरीफ नहीं नहीं नहीं, रहने दो. ओके. पर्दा डालो, पर्दा डालो. उसके बाद जो है वाटर मिक्सर आ गया, मिक्सर. ओके. तुम्हारे पास जो है ना, मास ले लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पे, डेंसिटी ले लेते हैं. सही है. सो अल्कोहल का जो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ 1.5, अच्छा वॉल्यूम में गिवन है इसका 0.5, और वाटर का जो वॉल्यूम गिवन है वो 1.5 है. सही है. कंबाइंड जो मिक्सर का वॉल्यूम हो रहा है वो 2 हो रहा है. राइट. अच्छा जी. वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1000. राइट. अच्छा जी. और क्या है. अल्कोहल की जो डेंसिटी है दैट इज 800. सही है. एंड मिक्सर की डेंसिटी 1800 नहीं होने वाली है. 1800 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो भी नहीं होगी, चमाट पड़ेगा अगर ऐसी होशियारी नाप दी तो. सही है. पहले इन दोनों इन 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 इंफॉर्मेशन को यूज करके इनके मासेस निकालोगे. सही हो गया. क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट 1 प्लस मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट 2 डिवाइडेड बाय देयर वॉल्यूम. ओके, ये फार्मूला होता है. सही हो गया. सॉल्व कर लो भाई. 0.5 इंटू, अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर लो. सही है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर लो, डिवाइड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी है 800, मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे 400 इसका मास आ जाएगा. सही है. 400 इसका मास आ जाएगा. सही है. इसका अगर तुम कर लो 1000 इंटू 1.5 करोगे 1500 आ जाएगा. सही है. 1500 ऐड कर लोगे 1900 आ जाएगा. सही है. सो मास जो है वो तुम्हारे पास हो गया, टोटल मास आ रहा है 1900. सही है. टोटल वॉल्यूम आ रहा है 2, डिवाइड कर लोगे तो 950 आ जाएगा. सही हो गया. ये आ गया 950. आई विश तुम्हें समझ में आया होगा. सही है. सर हमेशा इस तरीके से करना है, टेबल जब बनाकर. भी मिक्सर आए ना, जब भी मिक्सर की कहानी वो तुम्हें दे दे, हमेशा इस तरह से कर लो. देखो दिमाग में करोगे ना तो कभी कभार वहां पे ना थोड़ी सी फटी हुई होती है तो उसमें ना भंड हो जाता है. ओके. यहाँ पे बनाओ सुकून जी. से, जो है ना, थोड़ी सी टेबल बना लो. थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ऑर्डर में चलोगे ना हो जाएगा. दिमाग के अंदर अगर तुम भेजे में कर रहोगे ना तो इवेंचुअली अगर कोई भी लोचा हुआ तो फिर फंस जाओगे तुम, फिर नहीं हो पाएगा तुमसे आगे. सही है. फिर वो वैल्यू आगे पीछे आने लगेंगी. तो इस वजह से. सही है ना. तो बस ये है. और इसको इसी तरह से एक दो दफा करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग उसके हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि तुम्हें किस तरह से, तुम्हें पेपर में बैठ के ये नहीं सोचना कि कौन सा कॉलम किस तरह से बनाना है. तुम्हें पता है कि एक दो कॉन्स्टिट्यूंट यहाँ पे लिखो, नीचे मिक्सर लिखो, ऊपर मास वॉल्यूम डेंसिटी लिखो, सबको फिल आउट कर लो जो मिसिंग है, और आखिरी में जो आंसर आएगा, ये जो भी चीज उसके बाद मिसिंग है वो तो मास से निकाल लो, खत्म हो गई बात. सही हो गया. अच्छा जनाब, आ जाओ भाई. एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड बोले तो, कांस्टेंट स्पीड बोले तो एक्सेलरेशन 0. कांस्टेंट स्पीड बोले तो रिजल्टेंट फोर्स 0. ओके. कांस्टेंट स्पीड बोले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0. सही है. देखते हैं क्या कह रहा है आगे. थ्रू अ विस्कस लिक्विड. ओके. विस्कस लिक्विड है, इसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स, यानी वेट डाउनवर्ड फोर्स होगी, अपवर्ड फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट होगा, लिक्विड विस्कोसिटी होगी, दोनों का ऐड करके 0 आएगा. सही. सो एफ यू इज अपथ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. सही है. मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि तुम्हारे जो है ना दिमाग में आता रहे. सही. अपथ्रस्ट ऑन द लिक्विड, एफ यू. ड्रैग तुम्हारे पास होगा. सही है. इधर को. सही है. ड्रैग फोर्स. सही है. और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो है वो तुम्हारे पास वेट होना चाहिए, यानी इन दोनों को जब सम करोगे तो वेट तुम्हारे पास होना चाहिए जो कि इन दोनों को इक्वल कर रहा होगा. ओके. अच्छा जी. So Fu is the thrust on the object due to the weight. WL is the weight of the liquid displaced by the object. WO is the weight of the object. What must be correct? अच्छा जी. देखो पहले हम कुछ इक्वेशन डालते हैं, अभी नहीं देखना, आंसर नहीं देखना. आंसर पे पर्दा रखो अभी. देखो जो उसने कहा है WO is the weight of the object. WO. So WO should be equal to FU plus D. ऐसा होना चाहिए. ये एक इक्वेशन होनी चाहिए क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट मैंने वेलोसिटी पे जा रहा है. ड्रैग तो बोला ही नहीं लेकिन. यार विस्कस विस्कस लिक्विड है तो ड्रैग होना चाहिए. सही है. तो सर ये WL क्या है? कर देना. अच्छा जी. डब्ल्यू एल तुम्हें कह रहा है द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लिक्विड. डब्ल्यू एल इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सही है. बता दूं, बता दूं. सही है. वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना उसका वेट है. सही है. तो एक ये इक्वेशन करेक्ट है. पहले बना लेते हैं ना, जो 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 इन्होंने वो दिया हुआ है उसको हिसाब से बना लेते हैं. सही है. अच्छा. जो तुम्हारे पास
डब्ल्यू, ये तो हमारा डब्ल्यू नॉट हो गया, सही है। अच्छा, अगर डब्ल्यू एल है, क्योंकि इन्होंने कोई उसको भी रिलेट किया हुआ है, अगर उसकी इक्वेशन बनाए, सो डब्ल्यू एल जो है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है। और तुम्हें पता है कि अपथ्रस एग्जैक्टली उसी चीज का नाम है, या अपथ्रस एग्जैक्टली उसी फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स का नाम है कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है जितने वेट से, राइट। सो लिक्विड के जो वेट है वो तुम्हारे पास डब्ल्यू एल है, दैट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, राइट। तुम्हें पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स एग्जैक्टली इसी चीज का नाम है। अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन यही होती है, राइट, कि अपथ्रस्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस व्हेन यू डिस्प्लेस द लिक्विड ऑफ अ वेट डब्ल्यू, लेट से, तो उसकी वजह से जो भी फोर्स आ रही है, राइट। तो ये दूसरा इक्वेशन बन सकता है तुम्हारे पास, राइट। और तुम्हारे पास क्या बन सकता है, ये दो पॉसिबल इक्वेशन है। बाकी टर्मिनल वेलोसिटी है तो और कुछ नहीं बन सकता, आगे पीछे रीअरेंज करोगे तो कुछ बनेगा, सही है। अच्छा जी, इसके अंदर एफ प्लस तो नहीं, ये पहला वाला बन रहा है, पहला वाला बन रहा है। दूसरा वाला एफ यू एफ नॉट, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सही है। और एफ यू, अच्छा देखो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल सी चीज है। डब्ल्यू एल समझ डब्ल्यू एल समझ नहीं आया, बता रहा हूँ। क्या समझ नहीं आया वैसे, पूछो भाई। के नहीं है क्या है? हम्म, देखो ऐसा समझो, तुम्हारे पास जो है ये कहानी, सही है। इस कहानी के अंदर ना यहाँ तक ये लिक्विड लेवल है, सही है। तुमने इसके अंदर डाल दिया कुछ, सही है। तुमने इसके अंदर जो ना, अरे, तुमने इसके अंदर ना कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, सही है, ये ऑब्जेक्ट डाला, अरे यार, तुमने इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाल दिया। इस ऑब्जेक्ट का वेट था डब्ल्यू नॉट, ओके। अब जब तुमने ये ऑब्जेक्ट डाला ना, तो उसकी वजह से ये जो, अरे यार, उसकी वजह से ये जो लाइन थी ना ये ऊपर आ गई, सही, यहाँ तक आ गई, सही। पहले जो लाइन थी वो यहाँ पे थी, सही है, सही। अब इतने का डिफरेंस आ चुका है, इतने का डिफरेंस आ चुका है, सही है, सही है। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये जो लिक्विड लेवल का डिफरेंस हमें दिख रहा है इधर, ये जो लिक्विड लेवल का डिफरेंस है, इसका जो वेट है, सही है। सो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेट है, इस वेट को जो है ना वो डब्ल्यू एल कह रहे हैं, सही है, इस वेट को डब्ल्यू एल कह रहे हैं। सेट हो गया, समझ रहा है भाई? जी। सही है। अच्छा, ये लिक्विड साथ साथ ना ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे भी आ रहा है, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे आ रहा है। सो जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे आएगा तो उस पे फोर्सेस इस तरह से लगेंगी, राइट। सेट हो गया, ये एक बात हो गई, तो उसकी इक्वेशन मैंने ये बना दी, सही है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है ना, ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है, डिस्प्लेस लिक्विड जो है तुम्हें पता है कि ये अपथ्रस्ट जनरेट करता है। अगर तुम्हारे पास पानी ऐसे ही पड़ा है तो उसके ऊपर कोई चीज अपथ्रस्ट जनरेट नहीं करी होगी, लेकिन अगर तुम उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज करोगे, कोई ऑब्जेक्ट डाल दोगे, तो फिर वो जो है ना, उस डालने की वजह से जब वाटर डिस्प्लेस होगा तो अपथ्रस्ट आ जाना शुरू हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो? अगर तो ऑब्जेक्ट सिंक ही नहीं हो रहा है, सही है, अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक ही नहीं हो रहा है तो फिर अपथ्रस्ट नहीं आएगा। अगर सिंक हो गया है, हाफ हो रहा है या फुल हो रहा है, तो फिर जो है वो अपथ्रस्ट आ जाएगा। और अपथ्रस्ट आएगा वो लिक्विड की वजह से कि जो तुमने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ना ना कि उस वेट की वजह से, ओके। हाँ जी, पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है तो। सर ये बी नहीं हो सकता क्या? बी 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 बी, क्यों भाई बी क्यों हो सकता है, कोई लॉजिक आप लगा रही हो? सर क्योंकि जैसे ये जो वेट है ये ऊपर की तरफ से डिस्प्लेस हुआ है ना, लेकिन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो अप थ्रस्ट और ऊपर वाला वेट हो वो फिर इक्वल्स टू जो नीचे वाला वेट हो। है, अच्छा ऐसा कह रही हो, देखो, अगर आप इनकी डायरेक्शन के हिसाब से दे रही हो तो वी नॉट भी नीचे को है, सही है। और जो वी एल है वो भी नीचे को, डायरेक्शन नीचे, वेट है ना भाई, वेट है, सही है, धरती माँ की तरफ लगेगा, या सही है, तो वो नीचे हम्म, को होगा। सही है, तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब थ्रस्ट की डायरेक्शन ऊपर को होनी चाहिए, राइट। और अब थ्रस्ट की डायरेक्शन यहाँ से ऊपर को होनी चाहिए, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ऊपर को होनी चाहिए, सही हो गया। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, है ना। हाँ तो फिर जो डी सही होना चाहिए। हाँ। सर सी की नहीं हो सकता? अबे रोक, तो फड्डा चल रहा है, पहले ये तो बताओ डी क्यों नहीं हो सकता, सी पे तो बाद में आता है। कोई आंसर है भाई? सर आपने तो अभी कहा कि लाइक जो सर वेट ऑब्जर्वेबल था डाउनवर्ड्स वाज होता इक्वल है। टू लाइक द मेरे पे टोपी मत घुमा दो बे, मैंने वेट ऐसा कुछ नहीं डिस्प्लेस। कहा है, अच्छा। आपने अभी कहा। अच्छा, मैंने ऐसा कहा, नहीं नहीं नहीं, वो रीजन सर वो थोड़ी बनेगा। हाँ बोलो बोलो। आपने अभी बोला था वो अब थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो सेम है चीज है, तो उसको अब फिर दो बार हम कंसिडर कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा ऐसा नहीं कहा, डी मैं में। बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा है। देखो 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 बच्चों, देखो डी में प्रॉब्लम पता है क्या है, डी में प्रॉब्लम पता है क्या है, डी में प्रॉब्लम ये है
कि ये जो वेट है ना, ये वेट एक, ये जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है यानी जो WL है, सही, ये एक अलग से वेट जनरेट हो रहा है जो कि इस पे डायरेक्टली एग्जर्ट नहीं हो रहा है, सही है। अगर तो तुम इस बॉडी को कंसिडर करोगे तो इस बॉडी पे सिर्फ ये तीन फोर्सेस एक्ट करी, ये तीन फोर्सेस एक्ट करी, राइट, सही हो गया। तो इस बॉडी के लिए अगर तुम इक्वेशन बनाओगे तो इस बॉडी के लिए सिर्फ ये इक्वेशन पॉसिबल है, ओके, सेट हो गया। अच्छा जी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबल इक्वेशन ये हो सकती है कि W0 शुड बी इक्वल टू WL, राइट। तो तुम, सही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि ये लिख सकते हैं क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ वेट नहीं होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड होगा, सही है। वॉल्यूम ऑफ O शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ L, ये हम लिख सकते हैं, वेट नहीं लिख सकते हम, सही हो गया, सेट हो गया भाई। मुबीन आपका भी यार आंसर ये हो नहीं गया। समझ आया, देखो, वॉल्यूम और एमिशन। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है रो GV, राइट। अपथ्रस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, सही हो गया, सही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इमर्स करो, पानी के अंदर डाल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज है ना, उतना ही अमाउंट पानी का डिस्प्लेस होगा। आप ये नहीं कहोगे कि ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उतना ही वेट पानी का डिस्प्लेस होगा, ऐसा नहीं कहोगे आप, राइट। अगर आप ऐसा कहोगे, सही है, तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना भाई, फिर तो नीचे जाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट कभी भी सिंक नहीं करेगा, कोई चीज कभी सिंक ही नहीं कर सकेगी। अगर आप ये कहने लगो कि अगर आप के वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, दोनों के वेट नहीं यानी ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये W0 ये बराबर नहीं हो सकते कभी, राइट, सही हो गया। क्योंकि अगर बराबर इनको कर दोगे तो फिर तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करता रहेगा ना, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा एक स्पेसिफिक हाइट पे, वो नीचे नहीं जाएगा, वो सिंक नहीं करेगा, कंप्लीटली सिंक नहीं करेगा, वो एक हाइट पे रह जाएगा, सही हो गया। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, राइट। अब थ्रस्ट के अंदर इस कंडीशन के अंदर तीन चीजें पॉसिबल है। पहली तो ये चीज तुम्हें ये स्ट्रेट अवे समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज, अब थ्रस्ट के अंदर हम जब रिलेट करते हैं ना अब थ्रस्ट को, तो वो लिक्विड डिस्प्लेस के साथ हम रिलेट करते हैं, सही हो गया, सही हो गया। अब थ्रस्ट को जो हम रिलेट करते हैं वो लिक्विड डिस्प्लेस के साथ रिलेट करते हैं, सही हो गया। एंड ये जो है वो लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ हुआ है, सही है। अब थ्रस्ट की जो फोर्स होगी ना, अब थ्रस्ट की, सही है, और अब थ्रस्ट की जो यहां से फोर्स आ रही है ना, देखो इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से क्योंकि दो फोर्सेस हैं। अब थ्रस्ट इस केस के अंदर जो है ना, W0 -D के बराबर है, -D के बराबर है, ओके, अब थ्रस्ट, सही है। सो अब जो बंदा ये सोच रहा है ना मुबीन, अगर आप ये कह रहे हो ना कि C क्यों नहीं हो सकता, तो सी मेरे भाई इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो अपथ्रस है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना WL पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि वो D पे भी डिपेंड कर रही है, राइट, समझ रहे हैं। लेकिन सर क्वेश्चन में तो उन्होंने कहीं वो डी का जिक्र ही नहीं किया। अबे ये देखना, देखो ना, उसने कहा कि थ्रू द विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड का मतलब है उसकी विस्कोसिटी है, उसकी ड्रैग फोर्स है, समझ रहे हो। ऑल्दो उसने कोई वेरिएबल से उसको असाइन नहीं किया हुआ, बट वो मेंशन कर रहा है कि ये विस्कस लिक्विड है, सही है। अगर वो इसकी विस्कोसिटी कह रहा था बहुत कम है, मान लो इसकी विस्कोसिटी कह रहा था, मान लो कोई पेट्रोल है, पेट्रोल की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ओके, तो आप फिर ये डी नहीं लेते, फिर आप भी कह सकते थे कि FU शुड बी इक्वल टू W0, राइट, सही, फिर ये इक्वेशन भी सही हो जाती, समझ लो, जी सर। सही हो गया। तो ड्राई सेंस, फोर्स हमेशा हाँ हाँ बोलो बोलो, विस्कस फ्लूइड, बोल 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 बोल, मैं कह रहा हूँ ड्राई फोर्स हमेशा विस्कस फ्लूइड्स में होती है। हाँ, देखो हर फ्लूइड के अंदर कोई ना कोई विस्कोसिटी होती है, राइट, जैसे हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होती है, राइट। अगर तुम कितना भी बेहतरीन तुम सोना ले लो, गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, राइट, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई रेजिस्टिविटी है, राइट। So you cannot eliminate the resistivity or resistance from a component, right? Similarly, you cannot ignore, you cannot neglect the resistivity और या कह लो तुम क्या था viscosity of the liquid, उसकी कोई ना कोई होगी, negligible होगी लेकिन होगी, right? जैसे एयर है, सही है, एयर की कोई ना कोई विस्कोसिटी है, सही, ऑल तो बहुत कम है, सही है, वो ऐसे फील नहीं होती लेकिन है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। और यहाँ पे उसने तो कह दिया कि भाई अच्छा खासा विस्कस लिक्विड है, सो दिस मींस इट शुड ऑफर और इट वुड बी ऑफरिंग लाइक ग्रेटर अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट, सो दैट्स व्हाई आई पुट कैपिटल D राइट हियर, ओके, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है भाई, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और वो है तुम लोग के जहन में। नहीं सर क्लियर।
चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहे हैं कि भाई एन एयरपोर्ट हैज़ अ मैकेनिकल सिस्टम फॉर मूविंग लगेज। द सिस्टम इज यूज्ड The system uses a horizontal conveyor belt, a sloping conveyor belt, a lift, and a frictionless slide. A suitcase is moved around the airport using this system. Fine. अच्छा जी. Resistive forces opposing the motion of the suitcase are negligible. Fine, 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 fine. Okay, for the movement of the suitcases, is the net work done on the suitcase greatest? ओके, कौन से वाले पे ग्रेटेस्ट होगा ये बताना है, सही है। अच्छा जी, अब एक गलत टाइम पे आ गया यार ये। अच्छा जी, एक सेकंड तो जरा। तुम्हारे पास आ रहा है, इन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं कहीं भी किया। मूव सही है, ऐसे कुछ भी नहीं कहा हुआ, सही है। अच्छा जी, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो हमारे पास जो है डिस्टेंस इतना है, सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मूविंग द सूट केस डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड पे अगर तुम देख रहे हो, सो वर्क डन तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब है कि वो नहीं होगा, सही है। तुम्हारे पास वर्क डन नहीं होगा, सही हो गया। तो ये तो गलत हो जाएगा। अरे रुक जा मेरी जान, रुक जा, आ रहा हूँ। एक सेकेंड। सर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है ना भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि आप कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करो, सही, वो अपने आप मूव कर रहा है, सही। जैसे कि सर आप जो लेकिन है ना। हाँ, बोलो बोलो। वर्क डन की जब हमने इक्वेशंस बनाई थी उसमें जो कांस्टेंट स्पीड थी तो तब तो हमने सिर्फ उसमें वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसिडर किया था। बाकी तो उसमें वर्क डन किया था हम लोगों ने, फोर्स इनटू लेकिन भाई डिस्टेंस। उसमें देखो, एक्सटर्नल फोर्स जब भी होगी तब वर्क डन की इक्वेशन बनेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होगी तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे, रिमेंबर। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, और मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा, यानी कोई भी फोर्स आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होगे, तो फिर आप कहोगे कि वो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और थर्मल एनर्जी, सही है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो आप ये कहोगे टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द अदर पॉइंट, राइट, रिमेंबर। समझ रहे हो। जी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो अगर कांस्टेंट स्पीड है फोर जीरो वर्क डन जीरो है, ओके। एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है, राइट। मूविंग द केस 16 एट अ कांस्टेंट स्पीड आ गई है, सही है। अच्छा जी, और अच्छा, मूविंग द केस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, सही है। वर्टिकली अपवर्ड, ओके, परफेक्ट हो गया, इसमें हो जाएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड ऐसी की तैसी यहाँ पे भी आना चाहिए, बता दो। मूविंग द सूटकेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ कांस्टेंट स्पीड डाउन द स्लोप। डाउन द स्लोप है 12, 12 है अगर, तो इसमें जो है इंक्रीजिंग स्पीड डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन आएगी। देखो इन दोनों के अंदर तो एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, राइट। कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर जीरो, सब कुछ जीरो, खत्म, सही है। अगर तुम यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहे हो तो यहाँ पे स्टिल फोर्स आ रही होगी यहाँ पे, राइट। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, सही है, वेट की, और उसके अगेंस्ट तुमने फोर्स लगानी पड़ेगी, सही है। यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी, यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रही होगी, सही है। और यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से 10 मीटर का डिस्टेंस की वजह से आपके पास वर्क डन हो रहा होगा कुछ ना कुछ। अब हमने डिसाइड करना है सी और डी में से कौन सा सही हो सकता है। अच्छा जी, मूविंग द सूटकेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर एट अ इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, अच्छा जी। सर उन्होंने 12 मीटर पे कहा है फ्रिक्शनलेस है तो वो तो नहीं होगा ना। भैया फ्रिक्शनलेस तो कहा है, लेकिन मसला ये है कि इंक्रीजिंग स्पीड है। अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन आ रही है, और अगर एक्सेलरेशन आ रही है तो इसका मतलब है फोर्स आ रही है, राइट। तो अगर आपके पास फोर्स आ रही है और आप उस फोर्स को 12 मीटर पे लगा रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ज्यादा वर्क डन होना चाहिए। सर रीज- सी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ जी, ग्रेविटेशनल वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से आ रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग द मोशन इज नेग्लिजिबल, सही है।
for which movement of the cases is the net work done on the case okay on the case greatest. अब नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं। नेट वर्क डन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो इन दोनों में तो रिजल्टेंट फोर्स खत्म हो गई। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट फोर्स आ रही है हमारे पास, और या अगर हम फोर्स लें, यार कांस्टेंट स्पीड तो रिजल्टेंट वो फोर्स जीरो फॉरवर्ड कर दी ना, फोर्स और डब्ल्यू भी कट जाएगा ना, है ना। फॉरवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स में। नेट वर्क डन भी जीरो आना चाहिए उसमें, क्योंकि जितना भी आपने वर्क डन किया होगा वो सारा का सारा जीपी में चले जाएगा। सही है। और एट अ कांस्टेंट स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। सही है। अच्छा जी, मूविंग द सूटकेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12। यार मुझे भी डी लग रहा है उस हिसाब से, मुझे डी लग रहा है। 15, 15 का चेक करो, 15 का क्या बन रहा है, एक सेकेंड। 15 का बन रहा है 15, 15 का बन रहा है सी, बन रहा है 15 का, ऐसे ही बन रहा है। हाँ जी, 15 का सी बन रहा है, पता नहीं, खैर। लेकिन क्यों सी बन रहा है, बट बन रहा है सी, खैर। अच्छा मुझे एक सेकंड दो, छोटी सी टेंशन आई है, मैं आ रहा हूँ जरा, 2 मिनट ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ। सही है। और उसके बाद करते हैं शुरू। सही है। सही है। अगर तो अगर तो किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इसका जो लग रहा है वो मुझे लग रहा है, मुझे डी लग रहा है। सही है। और अच्छा, एक दफ़ा इसको देखते हैं, अगर समझ नहीं समझ में आगे चलेंगे। सही है। उसने कहा कि एयरपोर्ट मैकेनिकल सिस्टम है, जो सिस्टम यूजेस द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, अ स्लोपिंग कन्वेयर बेल्ट एंड अ फ्रिक्शनलेस स्लाइड, एंड अ फ्रिक्शनलेस स्लाइड। ओके, फ्रिक्शनलेस स्लाइड है द ओ फ्रिक्शन। अरे 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 अरे, हो गया, सॉरी। तुमसे कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस स्लाइड है। सही है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, सीन ये, देखो तुमसे कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस स्लाइड है, यहाँ पे कोई कन्वेयर बेल्ट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस स्लाइड है। फ्रिक्शनलेस स्लाइड का मतलब ये, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फोर्स, तुम उसको वहां पे रखोगे, क्योंकि देखो जब वो यहाँ पे आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। जब वो यहाँ पे आएगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, राइट, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो सिर्फ स्लाइड होकर नीचे जा रहा है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, राइट। सही है, वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, राइट। तो कोई नेटवर्क डन नहीं होने वाला है, राइट, कोई भी नेटवर्क डन नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सही हो। तो ये नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास फोर्स आ जाएगी, वो वेट का बेसिकली कंपोनेंट होगा, जो कि आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम से लूज करवा रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करवा रहा होगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं होगा, और उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं होगी, राइट। सो सी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। सही हो गया, क्लियर हो गया भाई। यस हाना प्लीज। चलो एक सर ये दफा डी वाई फिर से बता दो। ओके, देखो सीन ये है कि अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ये खोलना है और ये खोलना है। सही। सो सीन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ तक का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई फोर्स नहीं लग रही। सही है। यहाँ से ऊपर जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने उस पर वर्क डन किया, राइट। जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने वर्क डन किया, तो आपके पास जो है ना, जो भी एक्सटर्नल फोर्स थी उसकी वजह से जो है ना वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ जीपी। सही हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ से आगे कोई कन्वेयर बेल्ट नहीं लगा हुआ, यहाँ से आगे आप उसको पुश नहीं कर रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, यू जस्ट आप उसको यहाँ पे रख रहे हो और वो स्लाइड होके नीचे जा रहा है, राइट। सो जब वो स्लाइड होके नीचे जा रहा है, तो उससे जो है ना आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही, कोई वर्क डन नहीं आएगा। सही है। कोई वर्क डन नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से यहाँ वाला ये वाला ऑप्शन तो इस स्टेट में गलत होगी, क्योंकि इसके अंदर तो वर्क डन है ही नहीं, जीरो वर्क डन है, राइट। और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, दैट्स इट। ओके, समझ पा रहे हो भाई। जी सर। बस ये कॉन्सेप्ट है। चलो जी आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कार मूविंग along a horizontal road with a constant velocity v against the resistive force f. The engine of the car has an efficiency of 25%. What is the output of the car? Okay, what is the input power of the car? Okay, सही हो गया। So efficiency is equals to output divided by input, सही, into 100।
सही है। सो जो तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ रही है दैट इज 0.25%, 0.25, सही है। अच्छा, मैं 0.25 को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, इनपुट यहाँ पे आ जाएगा, सही है, इज इक्वल्स टू आउटपुट मेरे पास आ जाएगा जो मेरे पास अच्छा, उसने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, राइट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे गाड़ी चल रही होती है तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर होती है, राइट। सो फॉरवर्ड फोर्स भी यही होगी, बैकवर्ड फोर्स भी यही होगी, सही है। सो आउटपुट पावर जो तुम्हारे पास होगी वो होगी एफ टाइम्स वी के, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा, सही है। एफ टाइम्स वी 1/0.25 करोगे तो वो 4 बन जाए, 0.25 इज बेसिकली 1/4 ना, तो वो 4 बन जाएगा, ऊपर आके रेसिप्रोकल होगी, सही है। तो तुम्हारे पास जो है वो सी बन जाएगा इसका ऑप्शन, सही है। अच्छा जी, आ जाओ, तुमसे कह रहे हैं। अच्छा वैसे ना मैंने सर एक चीज, बोलो बोलो। ये ऊपर वाला आपने F × V इसलिए किया है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में से हाँ जा रहा जी, है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, तो इस वजह से जो उसकी रेजिस्टिव फोर्स आपको दी हुई है, सही, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, बैकवर्ड फोर्स ये दी हुई है, सही है। सो बैकवर्ड फोर्स दी हुई है एफ, फॉरवर्ड फोर्स भी एफ होने वाली है, सही है। जब फॉरवर्ड फोर्स भी एफ हो जाएगी तो फॉरवर्ड फोर्स इंजन की वजह से आती है, और इंजन जो होगा वो आउटपुट पावर जनरेट कर रहा होगा, राइट। सो फॉरवर्ड फोर्स ही आ गई टाइम्स वेलोसिटी कर दो, कैन सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हो, जी सर। सही है। अच्छा देखो, मैंने ये नोटिस किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो होते हैं, सही है, उसके अंदर जो है ना तुम्हें बहुत सारी न्यूटोनियन फिजिक्स और बहुत सारे लॉज लगाने होते हैं, सही है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसके ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले 10 क्वेश्चन जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सही है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना अभी आजकल की जिंदगी में, तो तुम देखना कि तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम किन 10 क्वेश्चन में लग रहा है, राइट। ये एनालाइज करना, राइट। जब भी एमसीक्यू कर रहे हो तो हर 10 क्वेश्चन को के अंदर जो है स्टॉप वॉच से अपना टाइम नोट करो, 10 क्वेश्चन में देख लो कितना स्टॉप टाइम लगा, फिर 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 10 से 20 क्वेश्चन के अंदर देखो कितना टाइम लगा, 20 से 30 में देखो कितना टाइम लगा, 30 से 40 में देखो कितना टाइम लगा, ओके। सही हो गया। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किन सारे क्वेश्चन में तुम्हारा ज्यादा टाइम लग रहा है, सही है। और तुम्हें मेनली तुम्हारा भी यही होगा कि तुम्हें जो है इन 10 से 20 क्वेश्चन के अंदर जो है ना तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा होता है, फॉर्मुलेशन ज्यादा होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, राइट। अब देखो पूरा पेपर इक्वल मार्क का है, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का है, तो उसमें फिर तुम ये कर सकते हो, अपने पेपर की टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। तुम ये कह दो कि भाई 10 से 20 तक के क्वेश्चन जो है वो एंड में कर लूंगा, और फर्स्ट से 10 पहले, फिर 20 से 40 बाद में, फिर उसके बाद जो है दिस इज दीज 10 क्वेश्चन विल बी एट द एंड, राइट। तो इससे तुम्हारा पेपर, ये इससे जो है ना तुम ज्यादा मार्क्स तुम्हारे आ सकते होंगे अगर तुम्हारा, क्योंकि देखो टाइम का इशू हो सकता है बच्चों के पेपर में, राइट। तो इसलिए तुम्हारे 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, राइट। शुरू के 10, आखिरी के 20, ये 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो जाने चाहिए किसी भी तरह से करके, 40 मिनट के अंदर होने चाहिए, सही, 40-45 मिनट के अंदर कुछ भी करके होने चाहिए, राइट। बाकी आधा घंटा रखोगे या 20 मिनट रखोगे, चलो 50 मिनट रख लो, 50 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चन होने चाहिए, सही है। और बाकी 40 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन, तकरीबन 15-25 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ओके। बीच वाले 10 क्वेश्चन, सही। इस तरह से तुम अपना सेटअप लेके चलो, ओके। चलो जी, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास दिस मच इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड फॉलोज अ कर्व पाथ अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ओके। ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन से सोच सकते हो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, राइट। अच्छा जी, यानी काइनेमैटिक से भी सोच सकते हो अगर तुम चाहो तो, राइट। द ऑब्जेक्ट टेक्स अ टाइम ऑफ 1.5 टू मूव along the path. The object lands a horizontal distance of 18 meter from the initial position. The air resistance is negligible. What is the kinetic energy of the object at the maximum height? अच्छा जनाब, तो तुम्हें वैसे ही पता है, तुम्हें ये पता है कि भाई यहाँ पे जब तुमने उसको लॉन्च किया होगा, सो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पे सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस जीबी के अंदर, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वर्टिकल वाली जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट होती है, तो जीरो नहीं होती, ओके। सही हो गया। एंड जब आखिरी में पहुंचोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोबारा से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी, राइट। यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी लेसर देन दिस वैल्यू, ओके। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि भाई, सो अब इन्होंने अगर तुमसे कहा हुआ है, तो इन्होंने तुम्हें हाइट दी हुई है, सही, यहाँ पे इन्होंने हाइट दी हुई है, सही, ये हाइट दी हुई है इन्होंने, सही है, ये हाइट इन्होंने दी हुई है, सही है। दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई, 1 पॉइंट, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेकिन निकाल नहीं सकते ना, टाइम दिया हुआ है तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट टेक्स और दिस मच अमाउंट डिस्टेंस ऑफ दिया टाइम, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा हॉरिजॉन्टल, ओ सही सही, सॉरी, गुड हो गया, गुड वन। सो तो सर स्पीड, फिर वो ऊपर अबे रुक उसके लिए रुक, काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही वेलोसिटी यूज हो जाएगी ना।
अबे रुक रुक, आ रहा हाँ हूँ, वही बता रहा हूँ। वेलोसिटी। हाँ 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 हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। डिस्टेंस इज 18, सही है, और टाइम इज 1.5, सही है। सो ये हो जाएगा 30 नहीं, 30 नहीं, 18 9 हो जाएगा, 27 29, 29 20 20 27, सही है। सो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी आ गई वो 27 की वेलोसिटी आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 27 की आ रही है, राइट। 27 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे ही है, हाँ जी। अच्छा, मास सर में 12 ट्वेल्व आ रही है, आई आई, सॉरी सॉरी, वेलोसिटी। 12 12, सॉरी, सही है, 12 तुम्हारे पास आ गई है, सही है। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास, हाँ, अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पता है मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ओके। मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है 12, सही है। तो तुम ले लो हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो, 0.4 इंटू 12, ओके। और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, डी वी बन रहा होगा 144/72 इंटू 0.4, ये डी बन रहा है, डी बन रहा होगा क्योंकि सबसे मैक्सिमम वाला बन रहा होगा, सही है। अच्छा जी, Study. चलो, परफेक्ट हो गया। आगे आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है कि metal wire has a length of 5.2 and the diameter of this much. The metal wire has a Young modulus of that much. Okay, the wire is fixed at one end and the force is applied to the other and the force exerted by the wire this much. Okay, what is the force applied? अबे यार बेकार क्वेश्चन। E equals to FL upon AE। सही, अब देखो यहाँ से आसान क्वेश्चन आने शुरू हो गए, सही है। पीछे वाले क्वेश्चन इनमें मेरी जान निकल जाती है, सही है। तो F, सो E, AE over L equals to F, सही है। 36 इसके अंदर ना बेसिकली वो तुमसे कन्वर्जन टेस्ट कर रहा है, सही, कि तुम कन्वर्जन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। गीगा पास्कल +9 होगा, ओके। एरिया तुम्हारे पास है, अब यार डायमीटर दिया हुआ है, एरिया निकाल लो, पाए और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -3 लगा दो, सही है। एंड इसका स्क्वायर कर दो, पायर स्क्वायर हो गया, सही है, एरिया आ गया। एंड तुम्हारे पास लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर एक्सटेंशन तुम्हें दी हुई 7.2 मिलीमीटर, 7.2 एक्सपोनेंट -3, राइट, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आ रही है भाई, निकाल दो जल्दी से। कितनी, ये क्या था, लेंथ इसका 5 B आ रहा है आंसर। बी आ रहा है, कैलकुलेशन से भी बी आ रहा है, सही है। 391 पूछ थ्री रहा हूँ। नाइनटी वन ओके, फाइन फाइन फाइन, सही है, गुड, ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई। नाउ तुमसे कह रहे थे ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके, देखो तुम्हारे पास एक्सटेंशन का ग्राफ नहीं दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि अगर एक्सटेंशन का ग्राफ होता है तो तुम एफ इज इक्वल टू के एक्स डायरेक्ट लगा देते हो, राइट। और अगर तुम्हारे पास इसका ग्राफ होता है तो तुम एफ इज इक्वल टू के और L1 - L0 करते हो, राइट, क्योंकि ये एक्सटेंशन के बराबर होता है, सही हो गया। और अगर तुम्हारे पास वर्क डन है, सो वर्क डन के अंदर तुम कर लोगे 1/2 इंटू एफ, एफ और एक्स के लिए तुम क्या करोगे, L1 - L0 करोगे, क्योंकि एक्सटेंशन क्या होती है, ये बेसिकली इसकी लेंथ है, राइट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सही हो गया। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 19 का डी, डी बन जाएगा या सी बन जाएगा, बी, बी बन जाएगा बल्कि, है ना, सर बी। बी बन जाएगा, सही हो गया। L1 में, हाँ सही है, चलो। ओके, प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मीडियम भी दिया हुआ है। अच्छा जी, वेवलेंथ निकाल लो भाई जल्दी से, 340 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट 3, सही है। वेवलेंथ निकल आएगी, तुमसे कह रहा है पहले वेवलेंथ निकालो, उसके बाद समझाता हूँ आगे वाला। अबे रॉजर चाहिए भाई, रॉजर। 0.23। 0.23 फिक्स आ रही है या आगे पीछे किया है? 0.2666। 2666, ओके फाइन, चलो 0.2666 ले लेते हैं। वो चल रहा है, क्या बोलते हैं आगे, वो चल रहा है, रिकरिंग चल रहा है। नहीं, 0.22 फिर सिक्स सिक्स अच्छा सिक्स जी, रेकरिंग। सही है, ओके। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द वेव दैट हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ 70। तुम्हें पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ द वेवलेंथ, सही है, फ्रैक्शन ऑफ द वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ इनटू 360, राइट। सो फेज डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है 70 का, सही, डिवाइड बाय 360, राइट, इनटू वेवलेंथ 0.22667, सही है। यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, सही है। अच्छा, बेसिकली ये सेंटीमीटर के अंदर, आंसर सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है, जबकि तुम्हें ये मीटर में दिया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारे कितना बन जाएगा, 22 की वेवलेंथ आ रही है, सर ट्वेंटी ये थ्री आ रहा है इसका। ए बन रहा है, सही हो गया, जी सर। सही हो गया, मतलब 0.044 समथिंग आ रहा होगा, जिसको आपने 4 सेंटीमीटर कर दिया होगा, सही है ना।
चलो गुड हो गया। अच्छा जी, चलो, the graph one shows a variation with time of the displacement at a fixed distance along the progressive wave. The graph two represents the same wave and shows a variation with the distance of the displacement. Okay. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो एक पार्टिकल की, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। ओके, सही हो गया। टाइम पीरियड आ रहा है 0.4 का, और यहाँ से वेवलेंथ आ रही है 120 सेंटीमीटर की, -2। सही है। सो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सही है। और कर लो 120 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आता है? सर वो सेंटीमीटर में उन्होंने कन्वर्ट ही नहीं किया उसको। अच्छा, ऐसे रहे तो फिर हाँ जी, हाउ मच? 300। 300। 300 बन रहा है। ओके, सही हो गया। चलो जी। A vehicle is moved with a constant directly toward the observer. डॉपलर इफेक्ट पर चल रहा है पढ़ते ही। सही है, ज्यादा लंबी नहीं करने की जरूरत है। सही है। ओके, आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2.1 सेंटीमीटर, माइक्रोवेव है। सही है। चलो। अरे भैया, हैवी हैवी। ओके, सर एक सवाल, इसको डिवाइड क्यों किया आपने किस चीज को बे? हसाम क्या पूछ रहा है? सर ये डिवाइड क्यों किया है? कहाँ पे? स्पीड 120 डिवाइड बाय 0.4 अच्छा, गलत कर दिया, इंटू मल्टीप्लाई जीरो करना पॉइंट था। फोर हाँ हाँ हाँ, सही है, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 48। सही कह रहे हो। वी नहीं, इज लेकिन इक्वल्स टू वो लैम्डा टाइम ओवर टी। पीरियड है ना 0.4, तो वो 1/0.4 करेंगे। हाँ सही है, वो वैसे अगर सोचो तो वैसे कर लो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी निकाल के होगा, दोनों अलग अलग हैं। ओके, समझ रहे हो ना? भंड तो नहीं हो रहा है? जी सर। ओके ओके, नहीं सही। नहीं। ओके ओके, फाइन। चलो जी, आगे आ जाओ। सो तुमसे कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज ऑब्जर्व थ्रू द टू पोलराइजिंग फिल्टर। अच्छा जी, एक को तुम क्लॉकवाइज रोटेट करो, एक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। सही है। द फिल्टर आर पोजिशन सो दैट द सोर्सेज अपीयर एट ब्राइट सोर्सेज अपीयर्स एट इट्स ब्राइटेस्ट। ओके, one of the filter is then rotated clockwise and the other filter is rotated anti-clockwise. Okay, इसका मतलब है शुरू में आपने यहाँ पे आपने जो है ना दोनों को एग्जैक्टली सीधा सीधा रखा हुआ था, कोई एंगल नहीं था। सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है, हाउ डज द सोर्स अपीयर व्हेन बोथ द फिल्टर हैव बीन रोटेटेड 90 and 180 डिग्री फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन? हाँ, 90 पहला वाला है, 180 दूसरा वाला है, तो पहले वाले से आधी लाइट पास होगी, दूसरा वाला बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सही हो गया। तो अच्छा जी, एक सेकेंड। अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो आपको मैक्सिमम लाइट मिल रही होगी। सही है। हॉरिजॉन्टल किया 90 डिग्री, ब्लैक हो जाएगा। सही है। 90 डिग्री पे डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो रहा होगा। सही है, डार्क। सही है। और जब इसको 180 डिग्री पे ले आओगे, सही है, तो हाउ डज द सोर्स अपीयर व्हेन बोथ द फिल्टर हैव बीन रोटेटेड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री? ओके, अगर दोनों को 90 डिग्री पे पहले रोटेट कर दिए, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, सही है, तो जीरो हो जाएगी लाइट, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, सही है। सर दोनों उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या है लाइट? मतलब किस चीज की? मतलब ऑसिलेशन पूछो कि ऐसा ऐसा पोलराइज ऑसिलेशन लाइट। हो रहा है, या फिर ऐसा ऐसा जी। ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। जी। बेसिकली यहाँ पे हम ये ले रहे होते हैं कि लाइट प्लेन पोलराइज होती है। प्लेन पोलराइज का मतलब है हम ये ले रहे होते हैं वर्टिकली पोलराइज लाइट मिल रही है हमें। मतलब यहाँ पे जो लाइट हमारे पास आ रही है ना, वो इस तरह से आ रही है, ये आ रही है लाइट। सही, ये हमारे सिलेबस में ऐसे ही होगा हमेशा, राइट? मतलब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? सही है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ, बाकियों के सिलेबस में आपको फिर पूछना पड़ेगा, राइट? सही है। तो अब अगर तो 0 डिग्री पे रहेगा, तो जो स्लिट्स होती है वो इस तरह से, तो लाइट आराम से पास हो जाएगी। लेकिन जब 90 डिग्री पे रखोगे तो ये भी ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये और ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा, राइट? जब 180 डिग्री पे करोगे तो बेसिकली दोबारा से ये स्लिट्स इस तरह से आ जाएंगी इसकी, राइट? तो ये अलाउ कर देगा इनको, राइट? और जब ये अलाउ करेगा तो तुम्हारे पास जो है ये ब्राइटेस्ट हो जाएंगी, राइट? क्लियर हो गया। सो डार्क आ जाएगा 90 डिग्री पे, ब्राइट आ जाएगा 180 डिग्री पे। सेट हो गया? क्लियर है भाई? जी सर, क्लियर। चलो जी, आगे आ जाओ। The diagram shows a string stretched between the fixed point xy. There is a stationary wave on a string. Okay, fine. The solid curve
shows a string at a position of the maximum displacement at a time t naught. The dashed curve shows the other position of the maximum displacement. The straight central dash line shows the mean position. Okay, fine. Point S on the string is directly above the point P. Okay. Point T on the string is directly below the point Q. Okay. सही हो गया. Which statement is correct? अच्छा जी. चलो जी. A short time after T naught. Okay, T naught जो है वो तुम्हारे पास string displacement at T equals to T naught. Okay, T naught initial time है basically. सही है. A short time after T naught, R on the string will be displaced. R on the string will be displaced, right? तुम्हें लग रहा है क्योंकि वो मेन पोजीशन पे तो थोड़े से टाइम बाद वो ऊपर या नीचे निकल जाएगा, राइट? सही हो गया. अच्छा जी. और तुम्हारे पास जो है a short time after T naught, S and T on the string move in the opposite direction. S and T moves in the opposite direction. सही हो गया. ये नीचे को आएगा, ये ऊपर को जाएगा. सही, opposite direction, fine. अच्छा सॉरी, ये आर नहीं होना चाहिए ना. आर ऑन द स्ट्रिंग विल डिस्प्लेस. आर तो डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल तो आगे पीछे नहीं जा रहा. ये वाला जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे चूंकि नोड बन रहा है तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा होगा, राइट? तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है. सही, इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है. गलत हो जाएगा. सही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली. ओके. एंड the distance between P and Q is one wavelength. P and Q half wavelength है. Okay, one wavelength जो है वो इसका double distance होगा. Two points on the string that are equal distance from point R, equal distance from point R vibrate in phase. ऐसा जरूरी नहीं है. अगर लेट से मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, राइट? दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर, बट दे आर बेसिकली ऑसिलेटिंग आउट ऑफ द फेज एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, राइट? तो ये भी गलत हो गया. सही, सो बी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन. चलो जी, आगे आ जाओ. तुमसे कह रहे हैं कि द वेरिएशन विद द डिस्टेंस एक्स ऑफ द इंटेंसिटी आई along the horizontal is shown. Okay, what's the speed? भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट. सही, जिंदगी अजाब हुई होगी तुम लोग की इस क्वेश्चन में. देखो भाई, ये इंटेंसिटी का ग्राफ दिया हुआ है. सही है. मुझे कोई वेवलेंथ बता सकता है इसकी? एनीबडी? सर वो डबल होगी. अरे मालिक, आई लव यू वाली बात कर दी तूने तो. वो किससे पढ़ रहा है भाई फिजिक्स? बहुत टाइट यार. मोहम्मद काम. अरे 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 अरे, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. सही है. नहीं बच्चे, 10 नहीं होगी, 20 होगी. देखो सीन ये है. देखो सुन लो, समझ लो, जिसको नहीं आती समझ लो. देखो सीन ये है कि इंटेंसिटी वाले ग्राफ से कभी भी वो नहीं निकलती है, वेवलेंथ नहीं निकलती है. ऑलवेज कीप इन माइंड, इंटेंसिटी वाले ग्राफ से कभी भी वेवलेंथ नहीं निकलती है. इंटेंसिटी वाले ग्राफ को पहले कन्वर्ट करोगे एम्पलीट्यूड के अंदर, एम्पलीट्यूड वाले ग्राफ के अंदर, फिर उससे वेवलेंथ निकालोगे. सही हो गया. देखो सीन क्या है, सुन लो. नहीं नहीं, वो नहीं करना. सुन लो सुन लो, देखो. इंटेंसिटी तुम्हें पता है मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा. सही है. सो पहला पॉइंट मेरे पास आ गया इधर. सही है. इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. इंटेंसिटी जब जीरो होगी, एम्पलीट्यूड भी जीरो हो जाएगा. इंटेंसिटी जीरो हुई, एम्पलीट्यूड भी जीरो हो गया. सही है. दो पॉइंट आ गए. सही है. इंटेंसिटी अगेन मैक्सिमम हो रही है, एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है, एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा. सो एम्पलीट्यूड तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कर दिया, राइट? सही हो गया. सर एम्पलीट्यूड स्केलर नहीं था? अबे चमाट पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट की स्केल पे तुम एम्पलीट्यूड देखते हो ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन रट्टा लगाते हो. भूल गया भाई? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर होता है, इंटेंसिटी स्केलर होती है. समझ लो. जी सर, ठीक। सही हो गया. सही हो गया. तो ये तीसरा पॉइंट आ गया. चौथा पॉइंट 15 पे अगर तुम देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास इंटेंसिटी जीरो है, एम्पलीट्यूड भी जीरो हो जाएगा. सो अब अगर मैं इसका वेव बनाऊं, ये वेव बन जाएगी इस तरह से. ये वेव इस तरह से बन जाएगी. सेट हो गया. ये वेव इस तरह से बन रही है. तुम देख पा रहे हो? अरे यार, ये जा ही नहीं रहा आगे. तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास कितनी वेव आ रही है? तुम्हारे पास 3/4 ऑफ द वेव आ रही है. यानी इन्होंने जो है वो हमें ये वाला जो डिस्टेंस दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया, दैट इज 10. ओके, दिस डिस्टेंस इज 10. ओके, दिस डिस्टेंस इज 0. ओके, सही हो गया. हाफ द वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है ये. अश्मा समझ रही हो? अश्मा प्लीज बताओ. सर हम इसमें वो नोड और एंटी नोड नहीं बना दें, स्टेशनरी रिकवर, ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? अच्छा ऐसा कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. सही. अगर तुम नोड और एंटी नोड बना रहे हो, सही, ये 10 की वेवलेंथ, 10 का ये आधी वेवलेंथ आ गई है. सो डबल करोगे तो ये 20 की वेवलेंथ हो जाएगी. सही है.
और फिर उसके बाद तुम सॉल्व कर लो। सो 340, मैं उसको भी देखता हूँ, 340 डिवाइडेड बाय 20 की वेवलेंथ आ गई, 20 सेंटीमीटर है, एक्सपोनेंट -2 कर दो, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। कितना आएगा भाई? 340 डिवाइड बाई 2, 1700 आ रही होगी, ये आ रही होगी, ए आ रहा होगा, सही है। अच्छा जी। अच्छा, अगर आप इसका नोड और एंटी नोड से सोच रहे हो, सो नोड के ऊपर सर अल्लाह, बस ये रूल याद रखे ना कि वो डबल हो जाती है। हाँ जी, डबल हो जाती है। हम्म। इंटेंसिटी का ग्राफ अगर दिया हुआ ना, तो एम्पलीट्यूड की ग्राफ पे, इंटेंसिटी का अगर ग्राफ दिया हुआ ना, तो वहां पे अगर तुम्हें जो भी वेवलेंथ दिख रही होगी ना, वो एक्चुअली में डबल करोगे तो उससे वेवलेंथ आएगी भाई। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। चलो जी, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। So an experiment is set up to demonstrate the diffraction of the water wave in a real time. So the wave passes through the gap of the width W, and some of the diffraction wave is observed. Wave on the is now doubled. Wavelength of the wave is now doubled. तुम्हें पता है कि diffraction किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सही है। तुम्हें पता है कि किन चीज़ों पे तुम्हें डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है? वो तुम्हारे पास है, एक तो तुम्हारे पास होती है गैप गैप, सही है, यानी जो गैप बिटवीन द बैरियर। एक तुम्हारे पास होती है थिकनेस ऑफ द बैरियर। एक तुम्हारे पास होता है वेवलेंथ, और एक तुम्हारे पास होती है स्पीड। ये चार चीज़ें होती है जिसपे वेवलेंथ, जिसपे डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नाउ डबल्ड, ओके। व्हाट इज द न्यू गैप नीडेड टू कॉज द सेम अमाउंट ऑफ, अच्छा, अगर आप डबल कर रहे हो, सो विड्थ को भी जो है ना आप कर दो डबल, तो उससे आपके पास जो है, क्योंकि विड्थ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। तुम्हारे पास जो है ना चार चीजें डिपेंड कर रही हैं, सही है। विड्थ, सॉरी, विड्थ, सही है, यानी विड ऑफ द बैरियर, मोटाई, सही है, और गैप बिटवीन द बैरियर्स, राइट। सो गैप, सही है, विड्थ हो गई, गैप होगी, वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी रिलेट करते हैं, और स्पीड, राइट। ये चार चीजें होती है जिससे रिलेट करते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास बैरियर है, सही है, सो ये बैरियर की आ गई मोटाई, सही है, और ये आ गया उनका गैप, सही है, सही है, ये है गैप, सही है, और ये है इनकी थिकनेस। जितनी ज्यादा थिकनेस करोगे उतनी डिफ्रैक्शन कम होगी, सही है। जो थिकनेस है ना, ये विड्थ है, width is inversely proportional with the diffraction, okay। पहली बात, सही है। गैप, गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द वेवलेंथ, सही है। अगर तुम वेवलेंथ बढ़ाओगे, गैप भी बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिफ्रैक्शन, ओके। सही है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डिफ्रैक्शन कम होगी, डिफ्रैक्शन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सही हो गया। अच्छा जी, तीसरी बात तुम्हारे पास है जो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे, अल्लाह, अगर वेलोसिटी तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन बढ़ेगी, वेलोसिटी कम करोगे तो डिफ्रैक्शन कम होगी। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्रैक्शन, ओके। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा जी, भाई कह रहा है कि ये बता दो। भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे पास जो है ना, जो भी ये ग्राफ होता है, इंटेंसिटी वाले ग्राफ को पे जो भी वेवलेंथ दिख रही होती है उसको डबल करोगे तो वो एक्चुअल वेवलेंथ दिखेगी, वो एक्चुअल वेवलेंथ होगी। इंटेंसिटी वाले ग्राफ पे जो भी वेवलेंथ तुम्हें दिख रही होती है ना, एक्चुअली में वो हाफ वेवलेंथ होती है, राइट। फुल वेवलेंथ नहीं होती है, हाफ वेवलेंथ होती है, ओके। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हें बस याद रखना है, ओके। अच्छा जनाब, चलो जी आगे। हाँ जी, बोलो, कौन बोल रहा है? सर नहीं साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इब्राहिम बोलो, तुम बोलो। सर अगर जब गैप इंक्रीज करेंगे तो डिफ्रैक्शन डिक्रीज होगी ना? अगर गैप इंक्रीज करोगे तो डिफ्रैक्शन डिक्रीज होगी, यस। अगर वेवलेंथ और गैप का डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर गैप की बात करो, सो गैप अगर तुम इंक्रीज करोगे तो डिफ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, राइट, सही है। अच्छा जी, आसाम बोलो, सर क्या इसका बोलो? 2W होगा आंसर। 2W, हाँ जी। ये वेवलेंथ हाफ क्यों होती? क्या मतलब, क्या मतलब, पूछ लो भाई, नहीं समझ में आया क्वेश्चन। सर वो जो ऊपर आप कह रहे थे इंटेंसिटी वाला, यहाँ पे जी, तो ये हाफ क्यों होती है? मतलब हाफ क्यों जी? देखो ना, हमें मतलब जो, हमें बेसिकली ना, हम जो डिस वो निकालते हैं ना, हम जो वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ के लिए रूल ये है कि भाई आपने डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का ग्राफ लेना है, राइट। रूल ये है, सही है। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में वेवलेंथ नहीं बता रहे, ओके, समझ रहे हो आप? सर तो ये जो ग्राफ आपने खुद बनाया ये
एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, हाँ जी, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का, यानी ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, राइट? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, सही हो गया। और इसके ऊपर वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आएगा और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा, सेट हो गया। एनी सर प्रॉब्लम? डिफ्रैक्शन और एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन है? डिफ्रैक्शन और एम्पलीट्यूड का नहीं, कोई रिलेशन नहीं। Sir, so how did you find the wavelength from the amplitude? Yes, I found the wavelength from this graph, from the amplitude or the displacement distance graph, not from the intensity distance graph. Getting? Yes, sir. How did you get it? How did you get the value? The value? I just convert this graph into this one, okay, and that's how I got it. Look, at maximum intensity there will be maximum amplitude, right? At zero intensity there will be zero amplitude, right? At maximum intensity again there will be zero, there will be maximum amplitude, but in the opposite direction, since the amplitude is the vector quantity, intensity is a scalar quantity, right? Getting? So that's why this distance on the wavelength graph shows half the wavelength, right? Getting? Okay, yes, got it. So बस ये है। ओके, चलो जी आ जाओ। अबे तुम लोग थक तो नहीं गए हो भाई? 2 क्वेश्चन करके एंड करें, क्या बोलते हो? सर पेपर ही करा लो। पूरा कर ले, या पेपर करा दो? कौन से वाले पेपर बोल रहे हो जो मैंने कभी भी नहीं करा पा सर रहा हूँ वाले? सर ये वाला। अच्छा, ये वाला कह रहे हो, चलो कर लेते हैं। अच्छा जी, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहे हैं कि टू कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम, द टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट, at this point the two wave have the different intensities, at different intensities का मतलब है different amplitude, okay? अच्छा, इससे तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे पास जो है ना वो सुपरपोजिशन हो रही है, इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुम्हारे पास इंटरफेरेंस हो रही है। which statement about the wave is not correct, okay? The wave has a constant phase difference at a point। अच्छा जी, टू कोहेरेंट है, कोहेरेंट अगर होगा तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, राइट? सो दिस वन शुड बी करेक्ट, बट इन्होंने नॉट करेक्ट वाला मांगा हुआ है, सो दिस वन विल नॉट बी आवर ऑप्शन, ओके? सो दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट, नहीं। दे हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज का मतलब है डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, राइट? मेकिंग सेंस, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज, टू कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर दो सर बी कोहेरेंट है होगा तो ना, सी क्योंकि होनी चाहिए। उन्होंने नॉट करेक्ट मांगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ, सेम इंटेंसिटी, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड एट अ पॉइंट। अच्छा जी, सही है। और यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि डिफरेंट इंटेंसिटीज है, राइट? डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, सही है। हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ये सेम फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि तुम्हारे पास कोहेरेंसी तभी आती है जब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड हो, सही है। और दे ट्रैवल इन द सेम स्पीड, सही है। सेम स्पीड भी होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही है। चलो जी आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि a parallel beam of a wavelength 600 nanometer is incident normally on the diffraction, creating the distance between the adjacent slit is this much, okay? D तुम्हें दे रखा है, small d तुम्हें दे रखा है, सही है। A screen is placed parallel to the grating at a distance of 1.5 meter from the grating. Third order diffraction maxima are observed at the two end of the screen as shown. Fine. Wavelength तुम्हें दी हुई है, third order दिया हुआ है, angle तुम्हें दिया हुआ है, fine. What is the distance between the two ends of the screen? ये वाले ये चीज पूछ रहे, सही। टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर बन रहा है, थर्ड ऑर्डर बन रहा है। अच्छा जी, द स्क्रीन इज प्लेस पैरेलल टू द ग्रेटिंग, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। है ना? मुझे भी समझ यही रहा लग रहा हूँ। है, बदतमीजी कर रहे हैं ये। हाँ जी, लगा लेते हैं। सो पहले तो जो है ना हम एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा कर लेते हैं, सही है। एंगल निकाल के फिर जो है ना साइन का स्टैंड लगा देंगे, सही। सो थर्ड ऑर्डर है, 600 की वेवलेंथ है, एक्सपोनेंट -9, सही है। डी तुम्हें दे रखा है, डी तुम्हें दे रखा है टू एक्सपोनेंट, कितना दिया हुआ है डी? डी तुम्हें दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट -6। एंड जो तुम्हारे पास अगली वाली चीज़ है, साइन इनवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा, सही है। साइन इनवर्स कर दो, थीटा आ जाएगा। कितना आ रहा है थीटा? 64.158। सही है, 64 आ गया तुम्हारे पास। अच्छा जी, सो ये आ गया 64, सही है, 0.158, सही है। तुम्हें ये वाली लेंथ पता है 150 है, 1.5 है, 10 लगा दो, सही है। 10 64, या आंसर लिख दो अगर तुम्हारे पास 64.5 इज इक्वल टू
perpendicular which is this length, okay, half the length होगी, सही है, divided by 1.5, so 1.5 multiply कर दो, 3.09, सही हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी, होशियारी नाप दी मैंने जल्दी जल्दी में। आधी आधी वो आएगी, सही है, ओके। सो ये तो हमारे पास आ गया, चलो जी आगे कर लेते हैं। 29 का सही आ रहा है, 29, अबे कहाँ है 29, 2090 आ रहा है, सही है। चलो जी आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब मेटल वायर, अच्छा एक सेकंड दे दो भाई। अच्छा जी आ जाओ भाई, आई एम बैक, ओके। बच्चे तंग हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि 30 तक कर लें, 30 तक कर लें, ऐसा कर लें, अम, चलो 30 तक कर लेते हैं।
अच्छा जी, सर व्हेन डू वी यूज n over 1? भाई देखो वो तब यूज करते हैं कि जब यहाँ पे जो है ना आपको, जब यहाँ पे आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, सही है, उसके अंदर आपको पूरी ग्रेडिंग की लेंथ दी हुई हो, सही है, तब हम यूज करते हैं, सेट हो गया, तब हम यूज करते हैं, वरना नहीं यूज करते। Sir, we use that formula to find the value of D, right? स्मॉल डी, यस, मतलब वी यूज अ फार्मूला टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट। Yes. चलो जी आ जाओ। अच्छा यहाँ तक करते हैं, ये वाला करते हैं, 30 वाला कर लेते हैं, सही, फिर मैं तुम लोग पे और जुल्म नहीं करना चाहता, सही है, फिर मैं भी रोक लूंगा क्लास, सही है, मैं बाकी ये एंडिंग ये वीडियो कंप्लीट करके मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, सही है, तुम लोग चिल करो, सही, वैसे ही 2 ढाई घंटे हमने लंबी कर ली है, सही है, तो टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, बस ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर एंड करते हैं, सही है। अच्छा जी, तुम अगर तो आसान आसान क्वेश्चन होंगे तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे, जैसे है, नहीं नहीं बस यहाँ पे एंड करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन बट एंड करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी आ जाओ। तो तुमसे कह रहे हैं कि metal wire is connected between the terminals of the cell so that there is a current in the wire. Which statement is correct? Okay. अच्छा, current in the wire, the negatively charged electron in the wire move from the negative terminal to the positive terminals. नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सही लग रहा है मुझे ये देखने में। अच्छा जनाब, और तुम्हारे पास जो है द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियाई कभी भी नहीं होते, सही है, यहाँ पे भंड आ गया, सही है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी नहीं होता, यार ये तो बिल्कुल ही लेवल का भंड मारा भाई इन्होंने। खैर चलो, तो यहाँ पे मैं क्लास रोक रहा हूँ, सही है, तुम लोग चिल करो, अभी तुम लोग की जिंदगी में और भी काम है, अभी तो बस खुला खाओ नंगा नहाओ सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है अभी लेनी, कल उठ के फिर देख लेना जो भी करना हो, सही, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह रात के रात में, अभी मैं भाई कंप्लीट करता हूँ खाना वाना खा के, फिर मैं ये अपलोड कर दूंगा, सही है, और ये देख लेना, बाकी भाई पेपर करते रहो, इसका जो है ना 12 वेरिएंट थोड़ा मुश्किल था, सही है, इसका 12 वेरिएंट इससे ज़्यादा मुश्किल था, मुझे लग रहा था मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया, कटा दिया, सही है, और 11 वाला वेरिएंट आसान है, सही है, तो वो दोनों ट्राई कर लेना प्लीज़, सही है। एंड कल कल की क्लास, हाँ कल की क्लास होगी 2:40 पे होगी, 2:30 पे होगी दोपहर में, सही है ना, अपने टाइम पे, इंटरनेट का फड्डा हो गया सॉल्व, सही है, और कल से इंशाल्लाह अपने टाइम पे क्लास हो रही होगी, सेट हो गया, चलो। अच्छा जी आ जाओ भाई पेपर कर लेते हैं कंप्लीट। सो तुमसे कह रहा है कि two resistance of the resistors R and 2R are connected in parallel with the battery of the electromotive force 12 volt negligible internal resistance with the total power dissipated by the two resistors is 36 volt. Okay, what is the value of R? Okay, तुम इसको इंसान बना लो, तुम इसको जो है ना ये कर लो, सही है, एक रजिस्टर बना लो, सही है, ये तुम्हारे पास आ गई, सही है, एंड दैट इज 12, एंड ये हो जाएगा 36 वाट, यहाँ से निकल लिए, सही है, तो वी इज इक्वस टू आई स्क्वायर आर कर लो, सॉरी 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 सॉरी, पावर इज इक्वस टू वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। सो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, 12 डिवाइडेड बाय पावर 36, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 12 वन सा, अच्छा सॉरी स्क्वायर, सही है, सो स्क्वायर तुम्हारे पास हो जाएगा 144, 144 divided by 36, I'm getting 4 as a resistance, right? So combined resistance मेरे पास इनकी आ रही है 4, सही है। अब सॉल्व कर लो इंडिविजुअल के लिए, 1/4 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r, सेट हो गया। सो 1/4 इज इक्वल टू अच्छा जी, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, सही, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सही है, सो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, सॉल्व कर लो, सो 3/2r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 2r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 6, सही है। चलो जी आगे आ जाओ। A wire has a length of this much, resistivity that much, voltage current this much, okay, V equals to IR लगा दो, सही है, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 1.4, रेजिस्टेंस आ गई, सही है, 1.4 आई एम गेटिंग बहुत गंदी सी वैल्यू, 60/7, सही, मैं यही लेके भी काम करूँ फिलहाल, 60/7, 8.57 आ रही है बाय द वे, सही है। अच्छा जी, सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, राइट, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन ए, सो ए को यहाँ ले जाओ, रो आपके पास है 4.9 एक्सपोनेंट -7, एल आपके पास है -7, so you got L as 3 and you got resistance as 60/7, or you can use the answer directly, okay, so that gives me sorry, it's equals to, and then 4.8, 4.9 exponent -7 into 3 divided by answer, getting 1.715 exponent -7 b बन रहा है, सही है,
परफेक्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं। A cell of the negligible internal resistance is connected in series with a thermistor, a fixed resistor and an ammeter. Okay, कहानी तुम्हें ऐसी दी हुई है, सही है। ये आ गया, थर्मिस्टर लगा दिया, सही है। फिक्स रेजिस्टर, सही है। एंड एक अदद एमीटर, सही है। अरे भैया, एक अदद एमीटर आ गया, सही है। ये कहानी है। ओके, स्क्रिप्ट ऐसी दी हुई है, द thermistor is placed in a beaker of the water and the temperature of the water is slowly, सही हो गया, सही है। सो यहाँ पे तुमने रख दिया बीकर, सही। और अबे यार, एक तो ये जो ना, पतीला बनाओ प्याली बन जाती। ओके, सही। ये तुमने इसके अंदर रख दिया ऐसा। टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होने किया, सही है। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो रेजिस्टेंस डिक्रीज, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो जो इसका ग्राफ बनता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का जो ग्राफ बनता है, सही है, वो बेसिकली इस तरह से बनता है, राइट। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल नहीं होगी, लिनियर नहीं होगी, प्लीज कीप इन माइंड दैट, ओके। वो क्योंकि आगे जो ग्राफ आ रहे हैं ना आड़े टेढ़े, वो इसी वजह से बन रहे हैं, सही है। सो सो ये तुम्हारे पास जो है ना, टेम्परेचर तुम इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, सही है, चेंज हो रही है, सही है। सो नॉन लीनियर ग्राफ है। अब तुम देख लो कि भाई जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नॉन लीनियर इंक्रीज हो रही है तो करंट भी नॉन लीनियर इंक्रीज होना चाहिए, तो सी तो नहीं होना चाहिए, राइट। अब खैर, अच्छा बाय द वे तुम कर क्या रहे हो बेसिकली, टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होना चाहिए। सो बी, सी और डी तो गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज का ऑप्शन सिर्फ बी के अंदर आ रहा है, ए के अंदर भी करंट डिक्रीज हो रहा है। सो सीधा सीधा ऑप्शन हो गया बी, राइट। कॉमन सेंस, सिंपल सा, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। लिनियर नहीं होना चाहिए, नॉन लिनियर होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर नॉन लिनियर होते हैं, राइट। और चूंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा, करंट का इंक्रीज जो नॉन लिनियर होगा, दैट्स इट। अच्छा जी। हाँ तुम ये, अच्छा, अब मे बी तुम ये कह सकते हो कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा, सही है। वो यहाँ से इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि फिक्स रेजिस्टर भी दी हुई है ना। जब इसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी तो फिक्स रेजिस्टेंस तो अवेलेबल होगा या प्रेजेंट होगा, सही हो गया। तो इस वजह से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सही है। हर ग्राफ को तुम देख रहे हो वो पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, बिकॉज वी हैव द फिक्स रेजिस्टर, राइट। तो ये वाली चीज़ फिक्स रेजिस्टर बता रही है, ये वाली चीज़ फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है, राइट। अच्छा जी, बल्कि हैं, सोच सकते हैं ऐसा, बल्कि उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है। चलो फाइन, ओके। आ जाओ भी, आ गया, आ जाओ। उन्होंने कहा है बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द टू रेजिस्टर एंड अ स्विच एज एज शोन। ओके ओके ओके, सही है। स्विच इनिशियली स्विच एज वाज ओपन, स्विच एज अगर ओपन होगा तो इसका मतलब है तुम्हें सर्किट यूं फील हो रहा होगा, सही, ऐसा फील हो रहा होगा, सही है। दो दो इंटरनल रेजिस्टेंस जो विल बी इन सीरीज, विल बी इन सीरीज विद द फिक्स रेजिस्टर, राइट। व्हाट हैपेंड टू द वोल्टमीटर एंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच हैज क्लोज, सही है। स्विच एज को अगर तुम क्लोज कर रहे हो, सही है, सो तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि भाई पैरेलल के अंदर आ जाएगा, सही है। पैरेलल के अंदर आने की वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस इस पूरी की डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये पैरेलल बनेगा सो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, सही है। इस पूरे पोर्शन की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, सही है। और जैसे ही इस पूरे पोर्शन की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, करंट इंक्रीज हो जाएगा, सही हो गया। जब करंट इंक्रीज होगा तो एमीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सही है। और अच्छा जी, एक और चीज, जब एमीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और वो ग्रेटर करंट यहाँ से जाएगा सो दैट कॉजेज अ इंक्रीज इन द लॉस वोल्टेज, राइट। सो लॉस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, यानी बैटरी के अंदर लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे और आउटपुट पे कम आ रहा होगा, राइट। बस ये कहानी है। सो लॉस वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है ये कम देगा, सही है। एंड एमीटर जो है वो ज़्यादा देगा, सही हो गया। सो एमीटर 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 इंक्रीजेस और वोल्ट मीटर डिक्रीजेस, ये बन रहा है मेरे पास, सही है। सेट हो गया, आई विश तुम्हें समझ में आया होगा, सही। तुमने पहले ये देखना है कि भाई इनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस, तुम्हें पता है पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा हो जाएगा सर्किट के अंदर। जब वो ज़्यादा करंट यूं फ्लो करेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर लॉस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगे वो कम हो जाएंगे। और वोल्ट, ये जो वी है ना, ये वी जो है रिमेनिंग वोल्टेज बता रहा है, लॉस वोल्टेज नहीं बता रहा। लॉस वोल्टेज बताने के लिए तुम्हें वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट करना होगा, तब वो लॉस वोल्टेज बताएगा, समझ रहे हो? आगे आ जाओ भाई।
किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट वाला होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज वाला होता है। व्हाट विच फिजिकल क्वांटिटी इज देयर फॉर द किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इस वजह से, सही। सो तुम्हारे पास ये आ गया, आगे आ जाओ। Two resistors have a combined resistance of 34 ohms when connected in series. The same resistors have combined resistance of that much when connected in parallel. What is the resistance of one of the resistors? Heavy. अच्छा जी, दो रेजिस्टर तुम्हें दे दिए। सही हो गया, ये आ गए दो रेजिस्टर, सही है। जब तुमने इनको सॉल्व किया तो इनकी जो वैल्यू आ रही है, यानी R1, टू रेजिस्टर हैव द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अच्छा, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि रेजिस्टेंस अलग अलग है नहीं। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 34, ये एक इक्वेशन बन गई, सही है। अच्छा जी, और जब तुमने इनको पैरेलल कनेक्ट किया, सो पैरेलल के अंदर जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी, ये आ गया। अबे एक तो ये सीधा नहीं बन रहा कभी, सही है। और इसी को लगा लो तुम पैरेलल के अंदर, सही। अरे अच्छा जी, पैरेलल के अंदर जो होगा वो तुम्हारे पास ये हो जाएगा, सही है। ओके। सो और इसके अंदर तुम कह दो कि 1/R1 प्लस 1/R2 इज बेसिकली कंबाइंड रेजिस्टेंस 1/7.4, राइट। अगर तुम इसको इंसान बनाना चाहो, सो R2 प्लस, एक मिनट, ये इंसान इस तरह से बन जाएगा R1 टाइम R2, सही है, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय देयर सम, सही है, इज इक्वल्स टू 7.4। दो इक्वेशन होगी, दो अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर निकल आएगा, राइट। सो यहाँ से मैं जो है ना R2 को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 3.4 माइनस R1 नीचे जाके उठा के रख देता हूँ मैं, सही है। सो R1 टाइम्स 3.4 ऑफ R1, 3.4 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस R2 की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 3.4 नेगेटिव R2, ओके, negative R1, sorry, negative of R1, okay, and is equals to 7.4, 7.4, okay। अच्छा जी, नीचे से R1 और R1 कैंसिल हो गया, सही है। तो ऊपर मेरे पास बच जाएगा 3.4 ऑफ R1 एंड देन माइनस R1 का स्क्वायर्ड, सही हो गया, डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल्स टू 7.4, राइट। 7.4 है ये से, अच्छा 34 है, माय बैड माय बैड, 34 है भाई ये, सॉरी, 34 है, नॉट 3.4। अरे मिड जाना यार, 34, ओके। कर लो भाई, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सो 7.4 इंटू 34 इज इक्वल्स टू 34R1। आई हाई क्वाड्रेटिक बन गई यार, ये तो बदबख्त, अबे यार सिंपल सी कहानी हो जाती। अच्छा जी, चलो सॉल्व कर लेते क्वाड्रेटिक, लेकिन ये बननी नहीं चाहिए यार क्वाड्रेटिक, सीधी सीधी नहीं हो रही है। कांस्टेंट भी आ रहा है ना उधर, वरना फिर जीरो करके हम सॉल्व कर लेते। 7.4 सही है, चलो। और सही है, इसको इंसान बना लेते हैं। 34R1 एंड देन माइनस R1 स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस 34R1 एंड देन प्लस 7.4 टाइम्स 34, सही हो गया। R1 में वहाँ ले गया हूँ, दोनों चीज़ें मैं लेफ्ट से राइट पे ले गया हूँ, सही। सो मॉड के अंदर जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चले जाओ, सही है। और अगर हम इसके अंदर वैल्यूज रख दें 1 एंड देन -34 एंड देन 7.4 इंटू 34, कोई अगर बदतमीजी से आंसर दिया है इन लोगों ने। एक आ रही है 10.88, दूसरी आ रही है 23, अरे अलाडी क्या बात है। R1 इज 10.88, ओके, एंड R2, R1 की दूसरी वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 23.115, ओके। अबे यार दोनों से आंसर नहीं आ रहा है ऐसे तो। अच्छा जी, सही है। सो मेरे पास 10.88 तो आंसर पॉसिबल नहीं है, सो 23
36 का बन क्या रहा है? 36 का सी बन रहा है। ओ भाई साहब, लेकिन यार सेंस तो नहीं बना रहा सी, मतलब मैथमेटिकली तो हो गया सॉल्व। इन्होंने कहा टू रेजिस्टेंस हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 34 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, द सेम रेजिस्टर हैव व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेजिस्टर। अच्छा ओके ओके, इन्होंने ये नहीं कहा है कि दो रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। ओके, सही है ना? सो बाय द वे अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे, सो 23 प्लस 10 करोगे, सो यू एंड अप गेटिंग 34, राइट? और इसमें से जो आर, ये आर वन की वैल्यू, एक आर, ये आर वन हमने निकाला है, सही है। सो आर टू हमारे पास 10.88 होगा, सही है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर तुम ये वाली इक्वेशन देखो, सो इसके अंदर आर वन की वैल्यू रख दो 23, तो आर टू तुम्हारे पास आ जाएगा 10.88, राइट? सो तुम्हारे पास यहाँ से पता चल गया कि एक एक जो वैल्यू आ रही है, आर वन जो तुम्हारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 23.115, ओके, एंड आर टू इज 10.88, राइट? भाई ये मत समझना भाई कि आइडेंटिकल रजिस्टर दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? ऐसा मत समझना, मैं भी यही समझ रहा था कि अगर एक 23 है तो दूसरा भी 23 होगा, तो ऐड अप करके तो वो पता नहीं कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं, बट ऐसा नहीं है। ओके, एक इंडिविजुअल रजिस्टेंस जो है दोनों के अलग अलग है, सही है ना? चलो जी आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एक्स, ओके, द ईएमएफ ऑफ एक्स इज नोन टू बी अप्रॉक्सिमेटली 0.5, okay. The driver cell has a negligible internal resistance and an EMF of the 2 volts sliding contact is moved along the uniform resistance wire between Q and R to the point P where the reading of the voltmeter is 0। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई जो फार्मूला होता है वो तुम्हारे पास होता है V out इज इक्वल टू वी आउट। हम बेसिकली इसको वोल्ट मीटर ले रहे होते हैं, राइट? और मैंने तुम्हें बताया था कि वोल्ट मीटर इसको मान के चल लो, सही है, इसकी जो भी रीडिंग आएगी ना एक्स की, वो वी आउटपुट हो जाएगा, राइट? और टोटल लेंथ, अच्छा, क्यू आर के अक्रॉस तुम काम करो, डिवाइड बाय टोटल लेंथ क्यू आर, सॉरी, क्यू और पी के अक्रॉस काम करो, सही है, एन टाइम्स 2 वोल्ट वी इन, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला सॉल्व कर लो, आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई वी इन इज 2 क्यू पी ओवर क्यू आर, ओके। हमें क्या चाहिए? क्यू आर की टर्म में एक्सप्रेशन विद लेंथ क्यू पी, सही, क्यू आर की टर्म में आंसर आएगा 0.5 डिवाइड बाय 2 करोगे, सो 1/4 0 ये आ जाएगा, सही है, ये ए बनना चाहिए, सही है, 37 का ए बन रहा है, सही हो गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल जो है ना उसका है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? कि अगर टोटल वोल्टेज जो है वो इस टोटल लेंथ के अक्रॉस है, सो जो 0.5 का वोल्टेज है वो कितनी लेंथ के अक्रॉस होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि द टेबल कंटेन द डाटा फॉर द 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई पी क्यू और एस, ओके, विच टू आर आइसोटोप। अच्छा, ये बदतमीज वाले क्वेश्चन ना बार बार आ रहे हैं आजकल, सही है। तुम्हें पता है कि प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए, वो दिए हुए नहीं है, सो प्रोटॉन पहले निकालो, सही है। अच्छा जी, सो प्रोटॉन यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 8, ओके। सो आर एन एस, ओके। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द बीटा डीके इज करेक्ट, the neutron changes into proton in the nucleus and the electron can be, and the electron and antineutrino are emitted, सही है, पहला ही सही लग रहा है। a neutron changes to proton, ये भी यहाँ तक ये सही है, in the nucleus and an electron, इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, सही है। अब प्रोटॉन ये बेसिकली बीटा पॉजिटिव के लिए होगा, प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इसके अंदर, सही, ये ऑप्शन बीटा पॉजिटिव के लिए भी गलत है, ये होना चाहिए फिर बीटा प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन, ओके, इन द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, सही है, एंड द न्यूट्रिनो आर एमिटेड, राइट? पॉजिट्रॉन दोनों के अंदर नहीं निकला तो दोनों ऑप्शन गलत है, राइट? बीटा पॉजिटिव डिके के लिए भी सही नहीं है। व्हाट इज अ क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन 3? हाइड्रोजन 3 के अंदर एक दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, राइट? दो न्यूट्रॉन का मतलब है अप डाउन डाउन 2 दफा, राइट? और प्रोटॉन तुम्हारे पास है अप अप डाउन 1 दफा, राइट? सो 2 4 अप है, 2 4 5 डाउन है, सही है, 5 डाउन है 4 अप है, सही है, 40 का तुम्हारे पास ए आ गया। चलो जी बस। अच्छा, मैंने तुम लोग को बोल रखा है बाय द वे कि इसी का जो है ना जून 23 है ना, 23 का 12 ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल वेरिएंट था, सही है। तो वो ट्राई करना, और फिर उसके बाद जो है ना कल की क्लास में इंशाल्लाह वो हम जो है अक्टूबर नवंबर करेंगे, इसका सेट हो गया, चलो बस।
चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।